तो देखिए जी क्या है इसमें, क्या कह रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रहा है। हमें पता है इलेक्शन कमीशन करता क्या है भाई, इलेक्शन करवाता है, इलेक्शन जो पार्टीज होती हैं उनके निशान जो चिन्ह होते हैं वो देता है, ठीक है, और क्या करता है, चिन्ह देता है, पार्टीज को बनाता है, नामांकन उनका नॉमिनेशन वगैरह एक्सेप्ट वगैरह करता है, ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाता है, कोई ऐसा पर्सन ना हो किसी को जन्म जाति रेस कास्ट उनके आधार पे जो है हम उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, इन जो एक्सक्लूजन नहीं कर सकते, वो ये आपकी चीजों की हेल्प करता है, बूथ बनाता है, ठीक है, तो ये सारी चीजें ये करता है। तो इलेक्शन कमीशन का जो आर्टिकल नंबर है वो है 324। आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर 1। अब इलेक्शन कमीशन जो है वो 6 साल के लिए अपॉइंट होते हैं और 65 एज तो उसकी रिटायरमेंट एज होती है, 65 साल रिटायरमेंट एज होती है, ठीक है। अब बात यहां पे ये होता है कि ये एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, नंबर 1 इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, राष्ट्रपति ही इनको अपॉइंट करेंगे, राष्ट्रपति को ही ये रेजिग्नेशन देते हैं। इलेक्शन कमीशन जो है टोटल कितने मेंबर हैं, 3 मेंबर हैं। देखिए पहले क्या था, 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988 हुई थी जो इंप्लीमेंट हुई थी 89 में, उससे पहले एक इलेक्शन कमिश्नर होता था। अब जब ये वाली अमेंडमेंट हो जाती है ना तो 2 इलेक्शन कमिश्नर और ऐड करके, और ये जो पहले वाला था वो बन गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये ध्यान रखना है, वो 61st अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग हमने इसको ऐड किया था। ये 61st अमेंडमेंट एक्ट वही है जिसमें हमारी जो वोटिंग एज है वो 21 साल से 18 साल हो गई थी, क्लियर। और ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, आर्टिकल 326, जिसे हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल अडल्ट सुफ्रेज, इस नाम से हम इसको जानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट वन, आंसर नंबर 1, ठीक है। आर्टिकल 148 किसके बारे में बात करता है, कैग के बारे में। कैग क्या है, आई एंड ईयर ऑफ द पब्लिक अकाउंट, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी जो रिपोर्ट्स बनाती मतलब कैग रिपोर्ट्स बनाती है, वो पब्लिक अकाउंट कमेटी उसको पब्लिश कर देती है और कहती क्या है, घोटाला निकाला, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 342 जो होता है ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, किसी भी कम्युनिटी को ट्राइबल एरियाज में, ट्राइबल कम्युनिटीज में डालना है तो वो 342 में लिखा होता है, पार्लियामेंट अपने कानून के अकॉर्डिंग डालती है। 325 क्या है, वही जो मैंने तुम्हें अभी बात करी थी, किसी पर्सन को हम जो है एक्सक्लूड नहीं कर सकते इलेक्शन में वोट देने के लिए, जो है ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ द बर्थ, इन चीजों के आधार पे हम उसको हटा नहीं सकते, उसको निकाल नहीं सकते कि तुम भाई वोट नहीं कर सकते। पॉइंट समझ में आया। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी, आपका ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इनकी हेड कौन है, इनकी हेड कौन है, यस बताइए। 5 मेंबर्स बॉडी होती है, एक चेयरपर्सन होते हैं, अभी जो है इनकी चेयरपर्सन कौन है, रेखा शर्मा, रेखा शर्मा इज द करेक्ट आंसर। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो इनके चेयरपर्सन होते हैं, इनको कौन अपॉइंट करता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है और आप गड़बड़ कर जाते हो पेपर में। देखिए जो ये क्वेश्चन है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को अपॉइंट कौन करता है, तो देखिए जी इनको अपॉइंट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेशन दे देती है और ये अपॉइंट कर देती है। ये ध्यान रखना, इसमें राष्ट्रपति टिक करके मत आना पेपर में, ठीक है ना, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नॉमिनेट कर देती है जी, समझ में आया। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, रेखा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पर्सन ने जो है फैक्ट्रियां बनाई थी, किस पर्सन ने जो फैक्ट्रियां बनाई थी पेंटिंग्स के लिए। आपको पता है कि यहां पे जो पेंटिंग्स होती थी मुगल वंश में, वो मुराल पेंटिंग, मिनिएचर पेंटिंग की छोटी छोटी पेंटिंग्स बनाई जाती थी, ठीक है, जिसमें दृश्य चित्र जो आपके सिंगल पर्सन के चित्र बनाया जाता था, या फिर वॉर बैटल्स वगैरह बनाई जाती थी, या फिर कोई पशु पक्षियों की बनाई जाती थी, जैसे जहांगीर के टाइम पे मेनली पशु पक्षियों की, गार्डन्स की, ऐसी पिक्चरें बनाई जाती थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात यहां पे ये हो जाती है कि इसमें से फैक्ट्रीज बनाने वाले पर्सन जो हैं वो कौन है। अगर मैं बात करता हूं आपकी जो पेंटिंग स्टार्ट हुई थी, जो पेंटिंग स्टार्ट हुई थी वो हुमायूं के टाइम पे स्टार्ट हुई थी। पेंटिंग स्टार्ट कहां पे हुई थी, हुमायूं के टाइम पे। ये 2 पर्शियन पर्संस को लेके आया था, पेंटर्स को लेके आया था, और उनका नाम क्या है, मीर सैयद अली एंड अब्दुल समद, अब्दुल समद और मीर सैयद अली, ठीक है। ये इनके टाइम पे आए थे, पॉइंट समझ में आया, ये इनके टाइम पे आए थे, लेकिन फैक्ट्रियां नहीं थी, यहां से स्टार्टिंग देखने को आपको मिली थी, ठीक है।
फिर उसके बाद जो फैक्ट्री बनाने का काम था वो अकबर के पास आया था, इसीलिए इसका आंसर करने बनेगा बी ऑप्शन। अब अकबर के टाइम पे भी दसवंत, बासवान, ये प्रोमिनेंट जो हैं आपके पेंटर्स हैं, इन पेंटर्स के ऊपर क्वेश्चन आता है तो नोट डाउन कर लेना अच्छे से, ठीक है। दसवंत हो गया, ठीक है, दसवंत हो गया आपका, बासवान हो गया, मंसूर हो गया, मनोहर हो गया, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, मंसूर, मनोहर। सो ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पेंटर्स इन द अकबर्स कोर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर। जहांगीर, जहांगीर मैंने तुम्हें बताया ना मेनली वो चित्र कौन से बनाता था, जैसे पशु पक्षियों के, ठीक है, और गार्डन के अपने सीन बना लेता था इस तरीके से, तो वो बनाता था कौन, जहांगीर बनाता था, ठीक है। और जहांगीर को मैं आपको एक चीज बता दूं, इनको मेनली कहते थे पेंटर किंग। पेंटर किंग का मतलब क्या है कि ये खुद भी पेंटिंग वगैरह कर लेता था, शराबी था भाई, शराबी की पेंटिंग बहुत अच्छी बनाई जाती है, ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इनके जो टाइम पे पेंटर थे, अबुल हसन, अबुल हसन, ये नाम आते हैं पेपर में भाई, इनके टाइम पे पेंटर कौन थे, मंसूर था इनके टाइम पे, अबुल हसन, मंसूर, भीषण दास, आका रीजा, भीषण दास, आका रीजा, ठीक है, दीज आर द मेन प्रोमिनेंट पर्सन इन द एट द टाइम ऑफ जहांगीर, ये याद रख लेना, ठीक है, समझ में आया। तो इसका जो आंसर बनेगा भाई आपका बी ऑप्शन है, क्लियर, आंसर नंबर बी। अब कुछ और फैक्ट, थोड़े बहुत फैक्ट पढ़ लेते हैं, जैसे हुमायूं का टॉम है, हुमायूं टॉम जो है उसे हम कहते हैं प्रोटोटाइप ऑफ ताजमहल, प्रोटोटाइप, ये किसने बनाया था, हाजी बेगम ने, मीर सैयद अली एंड मीर सैयद अली ने इसको डिजाइन किया था, ठीक है। और जहांगीर को पेंटर किंग कहते हैं। पोर्तुगीज जहांगीर से परमिशन लेने आए थे सूरत में फैक्ट्री लगाने के लिए, हॉकिन आया था पहले, ठीक है, हॉकिन आया था, तो उसको तो परमिशन मिली नहीं, और उसने क्या किया, उसको अपने दरबार में रख लिया, ठीक है, और उसको इंग्लिश खान का टाइटल दे दिया। फिर उसके बाद जो है थॉमस रॉय को परमिशन मिली थी कि भाई हाँ आओ और फैक्ट्री लगा लो, ठीक है। शाहजहां के टाइम को हम क्या कहते हैं, द क्लासिकल एज, द क्लासिकल एज ऑफ द मुगल आर्किटेक्चर इन इंडिया। और अकबर, अकबर ने जो है बुलंद दरवाजा बनवाया था 1572 में, 1572 में, जब इन्होंने क्या जीता था, गुजरात जीता था। दीने इलाही, दीने इलाही का मतलब सभी धर्मों का अच्छा मिश्रण, सभी की धर्म की अच्छी अच्छी बातें, वो इसने स्टार्ट करी थी। अकेला हिंदू जिसने ज्वाइन किया था वो कौन था, अकेला हिंदू, दैट वाज बीरबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। और जो है इबादत खाना, द हॉल ऑफ प्रेयर, वो भी अकबर ने बनवाया था। सो ऑल दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्लियर, ये याद रखना है। हुमायूं का टॉम दिल्ली में है, ठीक है, प्रोटोटाइप ऑफ ताजमहल। जहांगीर का टॉम आगरा जो है लाहौर में है, क्लियर। और अकबर का टॉम सिकंदरा नियर आगरा में है, इसका भी आगरा में है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी, बी ऑप्शन, अकबर इज द करेक्ट वन, अकबर। चलिए जी अगला क्वेश्चन बात करते हैं। जी प्रधानमंत्री कुसुम स्कीम जो है वो किस चीज के लिए बात करता है, यहां पे प्रधानमंत्री कुसुम स्कीम देखते हैं। प्रधानमंत्री कुसुम स्कीम, ये होता है प्रधानमंत्री कुसुम स्कीम, ठीक है। अब ये प्रधानमंत्री कुसुम स्कीम में क्या है, एक्चुअली सोलर एनर्जी पैदा करनी है, सोलर एनर्जी पैदा करनी है, इरिगेशन के लिए काम करवाना है, और लोगों का जो बर्डन है इस चीज के ऊपर कम करना है। इसका मतलब क्या है, हम पानी को भी कंजर्व कर रहे हैं, पानी की सिक्योरिटी भी बना के रख रहे हैं, ठीक है, और एनर्जी एफिशिएंसी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये क्या है एक्चुअली, ये क्या है, ये सोलर पंप है, ठीक है, इससे सोलर ऊर्जा पैदा करी जाएगी। जब ये सारा जो प्रोजेक्ट है आप अगर लगाएंगे तो आपका खर्चा 100% है, ठीक है। उस 100% में खर्चा कैसे होगा, जिसमें 60% जो होगा, 60% सेंट्रल गवर्नमेंट उसको सब्सिडी दे देगी, ठीक है, 60% सब्सिडी दे देगी, और 30% आपको जो है बैंक लोन मिल जाएगा, 30% आपको बैंक लोन मिल जाएगा, और 10% आपको पैसे देने पड़ेंगे, यू मतलब आपको पे करने पड़ने हैं, ठीक है। सो ऑल दीज आर द दिस थिंग दैट इज द, ये मतलब सोलर ऊर्जा पैदा करके आप सब कुछ काम ये करेंगे, पॉइंट समझ में आया। और ये उन जगहों के ऊपर लगाना है जो जमीनें बंजर हो चुकी हैं, बैरन आइलैंड, बैरन लैंड्स बन चुकी हैं, तो उसमें आपको ये पैदा करनी है एनर्जी। यस जी। अब अगर मैं तुमसे पूछूं इसमें मिनिस्ट्री कौन सी रिस्पॉन्सिबल होगी, एनीवन, किसी को पता हो इसमें मिनिस्ट्री कौन सी रिस्पॉन्सिबल होगी, किसी को आइडिया, कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल होगी इसके लिए?
मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी वाली मिनिस्ट्री इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। ठीक है, तो अब यहां पे पढ़ते हैं क्या होगा। रिड्यूस फार्मर्स डिपेंडेंट ऑन द मॉनसून फॉर इरिगेशन, reducing dependence of farmers on the money lender for loans, promotion of floriculture in India, eliminating dependence of farmer on diesel and kerosene and connecting pump set to the solar energy, more than one of the above, none of the above। क्या इसमें ऑप्शन बनने वाला है, ये बताइए क्या ऑप्शन बनेगा इसमें। इसमें जो ऑप्शन बनेगा वो ये बनेगा कि हाँ इन्होंने क्या करना है, उनको डीजल के एलिमिनेशन कर देना है, कैरोसिन एलिमिनेशन कर दी है, और आपको पंप सेट बनाने हैं, और ताकि आप ऊर्जा में, सोलर एनर्जी में आप अपना साथ दें। तो इसका आंसर क्या बनेगा जी, आपका डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, आंसर नंबर डी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कुसुम स्कीम। चलिए जी आगे बात करते हैं। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा पेयर, ये कुछ ट्राइबल हैं, ट्राइबल एरियाज हैं, आई मीन ट्राइबल पॉपुलेशन है ये, ठीक है, मतलब इन ट्राइब्स को इन नामों से बुलाया जाता है, और ये कुछ राज्य हैं। तो आपको बताना है इन राज्यों में और ट्राइबल पीपल में क्या है, क्या कॉमन जो है कॉमन चीजें देखने को आपको मिलती हैं। अगर हम बात करते हैं लिम्बो, लिम्बो कम्युनिटी जो है वो सिक्किम में रहती है, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ये पॉइंट। और कार्बी, कार्बी जो है वो हिमाचल में नहीं, कार्बी जो है मेनली नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है, जो आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, असम वाला इलाका है, उसी एरियाज में देखने को मिलती है। डोंगरिया कौंड, डोंगरिया कौंड जो है उड़ीसा में है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और बोंडा ट्राइब जो है खास करके आपके तमिलनाडु में ना, ये उड़ीसा का जो साउथ हिस्सा है, साउथ उड़ीसा में देखने को हमें मिलती है, साउथ उड़ीसा में। पॉइंट समझ में आया। तो इसका आंसर क्या बनेगा, पहला और तीसरा, पहला और तीसरा ऑप्शन सही है, आंसर इसमें ए ऑप्शन ही बनेगा करेक्ट वन, ए ऑप्शन। गॉट इट, ए ऑप्शन। ये जो आपकी है ना, ये लिख लेना कौन कौन से एरियाज में देखने को मिलती है। ओके, सो आंसर नंबर 1 एंड 3, 1 एंड 3। चलिए जी, भारतमाला प्रोजेक्ट जो है वो किसके साथ रिलेट करता है। भारतमाला प्रोजेक्ट एक तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है, ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है, ठीक है, और फंडेड है रोड एंड हाईवे प्रोजेक्ट, रोड और हाईवे प्रोजेक्ट को ये पैसा फंड करते हैं, क्लियर हो गया, जिसमें नए हाईवेज बनाने हैं, और जो दूर दूर एरिया है, दूर दराज वाले एरियाज हैं, ट्राइबल एरियाज हैं, बैकवर्ड एरियाज हैं, उनको कनेक्ट करना है आप लोगों को, ठीक है। और इसमें जो आपकी अथॉरिटी है नेशनल हाईवे डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये NHAI आती है, क्योंकि ये नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के साथ इसको लिंक करते हैं, तो ये अथॉरिटी जो है इसमें पार्टिसिपेट करती है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, सो इसका आंसर क्या बनेगा, तो दिस इज रिलेटेड विद द रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, आंसर नंबर क्या बनेगा, सी ऑप्शन। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ तो ये संबंधित है, यानी कि सड़कें वगैरह बनाने में संबंधित है। अब यहां पे देखिए जी, भारतमाला क्या मतलब क्या है, द कनेक्टिंग इंडिया लाइक नेवर बिफोर, जिसमें आप इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बनाएंगे भाई, जहां पे आपका मेन बिजनेस वगैरह चलता होगा। 9,000 किलोमीटर, 9,000 किलोमीटर। इंटर कॉरिडोर मतलब दो स्टेट्स को आपस में जोड़ना, और फीडर रूट, छोटे रूट्स बनाना, 6,000 किलोमीटर के रूट्स बनाएंगे होलिस्टिक कनेक्टिविटी के लिए, कि आप इसको बिजनेस के लिए भी यूज कर सकते हैं, आप इसको नॉर्मल भी यूज कर सकते हैं। और नेशनल कॉरिडोर की इंप्रूवमेंट आप करेंगे, बॉर्डर रोड्स बनाएंगे, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी करेंगे, कोस्टल रोड्स बनाएंगे, पोर्ट कनेक्टिविटी करेंगे, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, ग्रीनफील्ड का मतलब क्या है, न्यू एक्सप्रेसवे बनाएंगे, जिससे जो लोगों की जो आने जाने के टाइम है वो बच सके, और नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के वर्क को आप प्रॉपर तरीके से बैलेंस करेंगे। ये सारा का सारा प्रोजेक्ट आपका किसके अंतर्गत आता है, भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए जी क्या कहते हैं, इनमें से ये फेमस सॉन्ग है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये सॉन्ग जो है ये किस, इसके ऑथर कौन है, इसके ऑथर कौन है ये आपको बताना है। देखिए इस क्वेश्चन को गड़बड़ मत करना, ठीक है। एक्चुअली जब ये क्वेश्चन अगर ये ई ऑप्शन ना आता, ये अगर ई ऑप्शन ना आता तो हम करते टिक राम प्रसाद बिस्मिल जी, ठीक है। लेकिन एक्चुअली इसके ऑथर कौन है, बिस्मिल अजीमाबादी, बिस्मिल अजीमाबादी जो हैं इनके ऑथर हैं। समझ में आया, बिस्मिल अजीमाबादी इनके ऑथर हैं, लेकिन ये गुनगुनाते कौन थे और इसको फेमस किसने किया था, वो राम प्रसाद बिस्मिल जी ने किया था। इसीलिए हम इसका आंसर टिक क्या करेंगे, ई ऑप्शन टिक करेंगे, ई ऑप्शन, नन ऑफ द अबव।
पॉइंट समझ में आया? अगर ये 4 ऑप्शन आते तो हमें रामप्रसाद बिस्मिल जी टिक करना पड़ता, लेकिन इस केस में हमें ई ऑप्शन टिक करना पड़ेगा क्योंकि एग्जैक्ट आंसर इज बिस्मिल अजीमाबादी इज द करेक्ट वन। क्लियर? आंसर नंबर जो है ई। अब बात करते हैं इन पॉइंट्स के ऊपर। जैसे सूर्या सेन है, सूर्या सेन जो है आपको पता है चटगांव आर्मरी रेड के साथ संबंधित हैं। चटगांव अभी तो बांग्लादेश में, उस टाइम पे हमारा कोलकाता वाला पार्ट होता था, ठीक है, उस साइड वाला पार्ट होता था चटगांव, यस ये म्यांमार वाला पार्ट, ठीक है। तो सूर्या सेन जो है इनको मास्टरदा के नाम से जानते हैं। सरदार भगत सिंह, भगत सिंह जी ने इंकलाब जिंदाबाद, लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन, इसको प्रचलित किया था। इंकलाब जिंदाबाद जो वर्ड है एक्चुअली किसका है? हजरत मोहानी जी का। हजरत मोहानी जी ने ये टर्म दी थी इंकलाब जिंदाबाद, लेकिन इसको प्रचलित भगत सिंह जी ने किया था यूज कर करके। पॉइंट समझ में आया? ये याद रखना है, 1930 में ये चटगांव वाला हुआ था, ठीक है। अब चंद्रशेखर आजाद जी की बात करते हैं। आपको पता है इलाहाबाद के पार्क में इन्होंने अपने आप को जो है गोली मारी थी, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद जी ने। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जी, और ये कहां से बिलोंग करते हैं? HSRA के मेंबर हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के मेंबर हैं। 1928 में बनाई गई थी दिल्ली में, और एट द एंड चंद्रशेखर आजाद जी जो हैं ये प्रेसिडेंट थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राम प्रसाद बिस्मिल जी बिलोंग करते हैं HRA से, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, जो 1924 में बनी थी, ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान जी, रोशन लहरी, और जो है रोशन लहरी एंड राजेंद्र लहरी एंड रोशन सिंह, राजेंद्र लहरी एंड रोशन सिंह, ये जो पर्सन, चारों के चारों पर्सन इन्वॉल्व हैं, वो किस में इन्वॉल्व हैं? काकोरी ट्रेन इंसिडेंट के साथ। काकोरी ट्रेन इंसिडेंट कब हुआ था? 1925 में, जहां पे 9 अगस्त 1925 में, जहां पे इन्होंने ट्रेन को लूटा था, और ट्रेन को लूटा और वहां से जो पैसे निकाले थे उन्होंने इनसे आर्म्स खरीदे थे, लेकिन पकड़े गए थे ये। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका? क्या आंसर बनने वाला है? सरफरोशी की तमन्ना। आंसर नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर ई। चलिए जी आगे बात करते हैं। ड्यूरिंग ए थंडरस्टॉर्म, ए थंडर इन द स्काई इज प्रोड्यूस्ड बाय, जो आवाज भी आती है वो क्यों आती है? देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूं। ये ऐसे होता है कि ये मीटिंग ऑफ द कॉम्युलोनिम्बस क्लाउड से होता है, ये गलत है। ये ध्यान रखना कि जब दो कॉम्युलस निम्बस क्लाउड्स बनते हैं उसके कारण होता है, नहीं, उसके कारण नहीं होता। ये एक चीज ध्यान रखनी है कि जो थंडर होता है वो कॉम्युलोनिम्बस क्लाउड्स में होता है, ना कि दो कॉम्युलस निम्बस क्लाउड्स मिलते हैं तब होता है। ये ध्यान रखना, मैं रिपीट कर रहा हूं। थंडर जो आवाज, ये बिजली गड़गड़ाहट होती है प्रॉपर तरीके से, ये होता है आपका प्रॉपर तरीके से जब कॉम्युलस निम्बस, जो कॉम्युलस निम्बस क्लाउड है उसमें होता है, ये उसमें होता है, ना कि दो कॉम्युलस निम्बस क्लाउड मिलते हैं उसमें होता है। ध्यान रखना है, ठीक है। सो ये मीटिंग ऑफ द कॉम्युलस निम्बस क्लाउड से में नहीं होता, कॉम्युलस निम्बस क्लाउड में होता है। दो मीटिंग्स नहीं होती, ध्यान रखना। नंबर 1 इज इनकरेक्ट। एक्चुअली क्या होता है कि जो इसके अराउंड जो एयर होती है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, जिसके कारण पावरफुल एक्सप्लोजन होता है और उसमें हमें बिजली गड़गड़ाहट नजर आती है, ये, ठीक है। तो नंबर 1 इज द इनकरेक्ट वन। दूसरा कहता है कि ये जो है आपका जो मतलब सेपरेट होते हैं निम्बस क्लाउड्स, ये कहां से आ जाएगा भाई? जब मैंने तुम्हें बता ही दिया कि कॉम्युलस निम्बस क्लाउड में होती है, दो निम्बस क्लाउड डिफरेंट हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, उसी के कारण होते हैं ना, उसके कारण नहीं होती। थर्ड है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द एयर एंड वाटर पार्टिकल। नहीं, ये ऐसा नहीं है कि अपवर्ड मूवमेंट होती है। एक्चुअली क्या होता है कि जो एयर होती है ना, एयर ऊपर जाके क्या करती है? एक्सपैंड करती है, ऊपर जाके एक्सपैंड यानी कि खुली हो जाती है। और एक्सपेंशन भी होती है, कॉन्ट्रैक्शन भी होती है, एक्सपेंशन भी होती है, कॉन्ट्रैक्शन भी होती है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन। अगर इस तरीके से होगी हवा तो एट द एंड क्या होगा? प्रॉपर तरीके से थंडरस्टॉर्म देखने को हमें मिलेगा, ना कि अपवर्ड मूवमेंट के कारण देखने को हमें मिलती है। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट नहीं है, इनमें से कोई भी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि यहां से जैसे ऐसे ठंडा हवा जो होगी वो ऐसे एक्सपैंड करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, एक्सपैंड करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तब जाके थंडरस्टॉर्म होगा।
और दूसरी बात ये है कि जो ये कॉमुलस निम्बस क्लाउड्स हैं उसके बाहर वाली जो हवा है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, जिससे एक्सप्लोजन नजर आता है हमें। तो इसका आंसर क्या बनेगा जी? डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज इज द करेक्ट वन, नन ऑफ दीज। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? देखिए वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्वियसली बात है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको ऑब्जर्व करती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बनी थी 7 अप्रैल 1948 को, जिसके हेडक्वार्टर कहां पे है? जिनेवा में है। तो सीधी सी बात है, ये जो 7 अप्रैल है वही आपका दिवस बन गया। आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 1, ओके, 7 अप्रैल। नेक्स्ट, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक रिवर को लिविंग एंटिटी घोषित किया है, एक जीवित इकाई घोषित किया है। कौन सी रिवर को? ये सुखना लेक है आपकी, सुखना लेक है चंडीगढ़ में, उसको लिविंग एंटिटी जो है इन्होंने घोषित किया है यहां पे। क्लियर? ये याद रखना है। और कांजली जो है एक वेटलैंड्स है पंजाब में, कांजली जो है वेटलैंड्स है पंजाब में, और एक कहां पे है? कपूरथला, कपूरथला में, ठीक है, कपूरथला पंजाब में। एक और चीज बताता हूं, वेटलैंड डे कब होता है? 2 फरवरी को। क्लियर? और वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक रिकॉर्ड आया था जिसे हम क्या कहते हैं? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रेक्स इज फॉर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। एक मिनट, वन सेकंड। हाँ, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, दिस इज टू प्रोटेक्ट द वेटलैंड्स। ठीक है, वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करके रखना है आपको, और प्रॉपर तरीके से आपको प्रोटेक्ट रखना है, वहां पे प्रॉपर तरीके से कंडीशंस को मेंटेन कर रखना है, एनवायरनमेंट को खराब नहीं होने देना, वगैरह वगैरह। ठीक है, और जो मेरे दिमाग में चल रहा था वर्ड, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। मेरे दिमाग में चल रहा था मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जो है WTO के साथ लिंक करता है। नहीं, WTO के साथ मार्केश ट्रीटी है, मार्केश ट्रीटी, यानी कि ट्रेड डिस्टॉर्टिंग वाली चीजें आपको नहीं करनी। ये वो वर्ल्ड ट्रेड, मेरे दिमाग में ये 2 चीजें चल रही थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, मार्केश ट्रीटी WTO के साथ संबंधित है। अब बात करते हैं वेटलैंड डेज, वेटलैंड की प्रोटेक्शन के लिए रामसर साइट्स होती हैं। ठीक है, और रामसर एक जगह है ईरान में, एक कन्वेंशन हुई थी रामसर कन्वेंशन 1971 में, तब से हम रामसर साइट्स को घोषित करते हैं, ये याद रखना। क्लियर हो गया आपको? समझ में आया? तो आंसर नंबर 1 सुखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, salination occurs when the irrigation water accumulated in the soil evaporate, leaving behind the salt and minerals. What are the effect of salinization of the irrigated land? ये क्या कह रहा है? देखो, सैलिनाइजेशन जो होती है, नमक आ जाना, वो कैसे आता है? अगर आप बहुत ज्यादा इरिगेशन कर दो, बहुत ज्यादा इरिगेशन कर दो, जब किसी लैंड के ऊपर बहुत ज्यादा बारिश हो रही हो, और उससे क्या होगा, जब पानी उड़ेगा ना, तो सॉइल के ऊपर जो होगा वो क्या आ जाएगा? नमक आ जाएगा। और इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? लीचिंग इफेक्ट के नाम से हम जानते हैं। क्या कहते हैं? लीचिंग इफेक्ट, जो हमें मेनली कौन सी सॉइल में देखने को मिलता है? लेटराइट सॉइल में देखने को हमें मिलता है लीचिंग इफेक्ट, लेटराइट सॉइल में। और इससे होगा क्या, ये क्वेश्चन है, सैलिनेशन के इफेक्ट क्या होंगे यहां पे? ये क्या करेगा? ये क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देगा? नहीं, गलत है। इट मेक्स सम सॉइल इम्परमिएबल, यस, कुछ सॉइल को इम्परमिएबल बना देगा, क्योंकि वहां पे सॉल्ट आ जाएगा। वाटर टेबल को बढ़ा देगा, यार ऐसे कैसे घट हो जाएगा? इट फिल्स द एयर स्पेसेस, ना, गलत। तो इसका आंसर क्या बनेगा? बी ऑप्शन। ये कुछ मिट्टी को जो है अभेद्य बना देता है, इम्परमिएबल बना देता है। आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी। क्लियर हो गया तुम्हें? आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और मैं तुम्हें बता दूं, जो बच्चे क्लास देख रहे हैं, हमारी डेली क्लास इसी टाइम पे हुआ करेगी, लाइव क्लास। ठीक है, जिन्होंने लाइव क्लास देखनी है तो आ जाना। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, ना देखनी, लाइक शेयर ठोको, इस पे करना है काम तो उस पे वो जा सकते हैं। ठीक है चलिए जी आगे बात करते हैं। यहां पे कौन सी क्रॉप है जो लार्जेस्ट एरिया में उगाई जाती है इंडिया में? सबसे ज्यादा जो सॉइल है वो कौन सी है, मतलब आई मीन कौन सी मतलब खेती करते हैं हम लोग? तो दैट इज राइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अगर तुमसे पेपर में पूछे राइस के लिए तुमसे ये पूछे कि कौन सा बैक्टीरिया हेल्प करता है, कौन सा बैक्टीरिया हेल्प करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है राइस के लिए, वो कौन सा है? एनीवन? तो वो है एजोला।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एजोला हेल्प्स इन द राइस कल्टीवेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर हो गया तुम्हें? और राइस सेंटर हमारे इंडिया में कहां पे है? कटक उड़ीसा, जहां पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था, कटक उड़ीसा में। और इंटरनेशनल वाले राइस रिसर्च सेंटर कहां पे है? मनीला, मनीला फिलीपींस। और यहां पे हमारी राइस जाती है कौन सी? गोल्डन राइस, गोल्डन राइस, ठीक है, जो कि कैरोटीन, बीटा कैरोटीन के अंतर्गत रिच होती है, विटामिन ए के अंतर्गत रिच होती है ये। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और राइस के लिए हमने जो है सीड मंगाए थे HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। किस चीज के? राइस के। कहां से मंगाए थे? वो फिलीपींस से मंगाए थे जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था। और ऐसे ही हमने जो है गेहूं के लिए, वीट के लिए भी मंगाए थे। और वीट के लिए कहां से मंगाए थे हमने? मैक्सिको से, मैक्सिको से। ये याद रखना है तुम लोगों को पॉइंट। समझ में आया? सो आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर 1। चलिए आगे बात करते हैं। इनमें से कौन से डिसिप्लिन में हम नोबेल प्राइज को अवार्ड करते हैं? नोबेल प्राइज 6 कैटेगरीज में दिया जाता है, और 5 अवार्ड जो दिए जाते हैं स्वीडन स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, और एक जो होता है पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज, वो दिया जाता है नॉर्वे ऑस्लो में, नॉर्वे ऑस्लो में दिया जाता है। तो यहां पे देखते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला अवार्ड होता है, ये सही है। लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक्स वाला अवार्ड होता है, ये भी सही है। फिजियोलॉजी और मेडिसिन का भी अवार्ड होता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा। और नोबेल पुरस्कार नो है, नोबेल के नाम पे है, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे है, जिसने क्या, कौन सी चीज डिस्कवर करी थी? डायनामाइट, डायनामाइट। क्लियर? ये याद रखना, डायनामाइट बनाने में नाइट्रोग्लिसरीन का इस्तेमाल किया जाता है, नाइट्रोग्लिसरीन का। वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर नंबर डी। चलिए जी आगे बात करते हैं। हर्षचरिता और कदंबरी नाम की जो पुस्तकें हैं, ये किसके द्वारा लिखी गई हैं? हर्षचरिता मतलब हर्षवर्धन की जीवनी। कदंबरी ये पुस्तक लिखी है बाणभट्ट ने, आंसर नंबर सी, बाणभट्ट ने। क्लियर हो गया? बाणभट्ट जो है वो कोर्ट पोइट है किसका? ये कोर्ट पोइट है किसका? हर्षवर्धन का, कोर्ट पोइट ऑफ हर्षवर्धन। क्लियर हो गया तुम्हें? हर्षवर्धन भी खुद लेखक हैं। इसने प्रियादर्शिका, प्रियादर्शिका, नागानंद, नागानंद, ठीक है, और रत्नावली, ये पुस्तकें इसने लिखी हैं। किसने? ये हर्षवर्धन ने लिखी, आई मीन हाँ हर्षवर्धन ने लिखी है। हर्षवर्धन वो पर्सन है जिसने थानेश्वर से कैपिटल शिफ्ट करी थी, कन्नौज शिफ्ट करी थी। हर्षवर्धन के टाइम पे एक चाइनीज पिलग्रिम आया था जिसका नाम था ह्यूनसांग, और ह्यूनसांग जो है ये प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स के नाम से इसको हम जानते हैं, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स के नाम से, पिलग्रिम्स। क्लियर? और इसके टाइम पे आई सिंह भी आया था, ये भी चाइनीज पिलग्रिम है। क्लियर? और हर्षवर्धन जो है 2 असेंबलीज करवाता था, एक कन्नौज असेंबली करवाता था, ठीक है, और एक प्रयाग असेंबली करवाता था। आप मुझे बता सकते हैं ये कन्नौज और प्रयाग असेंबलीज है क्या? किसी को पता है? 2 असेंबलियां करवाता था ये, कन्नौज और, जी, कन्नौज और प्रयाग असेंबली, ये क्या होता था? कन्नौज और प्रयाग असेंबली। कन्नौज असेंबली में ये महायान बुद्धिज्म को प्रमोट करता था। प्रयाग असेंबली में जितने भी इसके कपड़े वगैरह जो भी बिलोंगिंग्स होती थी वो दान कर देता था, ठीक है, वो दान कर देता था, ठीक है, ये वाली प्रयाग असेंबली। अब इससे हम ये भी कह सकते हैं कि ये महायान बुद्धिज्म को फॉलो कर रहा है। कौन कर रहा है? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जो है साउथ इंडिया गया था अटैक करने के लिए, तो चालुक्य वंश के राजा पुलाकेशिन II ने उसको हरा दिया था। और इसका जो वर्णन किया गया था पुलाकेशिन II के कोर्ट पोइट रवि कृति ने किया था। रवि कृति ने एक इंस्क्रिप्शन लिखी थी जिसका नाम था अहियोल इंस्क्रिप्शन। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। अब पुलाकेशिन II को भी हराया गया था। पुलाकेशिन II को किसने हराया था? नरसिम्हा वर्मन I ने, जो कि आपका राजा है पल्लव वंश का, जिसकी कैपिटल है कांचीपुरम, कांची, ठीक है। तो इसने टाइटल लिया था वातापी कोंडा। वातापी कोंडा का मतलब क्या है? वातापी को जीतने वाला, क्योंकि वातापी वाज द कैपिटल ऑफ चालुक्य वंश, जो कि पुलाकेशिन II की कैपिटल थी। चालुक्य की वातापी और बादामी ये कैपिटल थी। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया? ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल्हन ने भी एक पुस्तक लिखी है राजतरंगिणी।
राजतरंगिणी नाम की पुस्तक लिखी है और ये कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में है, संस्कृत में है, कश्मीर की हिस्ट्री में है, कश्मीर की हिस्ट्री। पाणिनि ने एक पुस्तक लिखी थी, पहली संस्कृत ग्रामर, जिसे हम कहते थे अष्टाध्यायी, पहली संस्कृत ग्रामर लिखी थी अष्टाध्यायी। और पतंजलि ने इसके ऊपर कमेंट्री करी थी, वो कौन सी मतलब अष्टाध्यायी के ऊपर कमेंट्री करी थी, एंड दैट कमेंट्री इज कॉल्ड आपकी महाभाष्य, महाभाष्य। याद रखना है सारे पॉइंट्स आपको। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा। माउंट एटना एक फेमस वॉल्केनो है, ये कहां पे है? माउंट एटना एक फेमस वॉल्केनो है, ये कहां पे? ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है। माउंट एटना, चाहे मैच ऑफ द फॉलोइंग में दिख जाए आपको, चाहे वो सिंगल वर्ड में दिख जाए, माउंट एटना कहां पे है? माउंट एटना सिसिली, इटली, आंसर नंबर बी। और एक्टिव वॉल्केनो है हमारे इंडिया में। एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है? दैट इज द बैरन। बताओ हमारे इंडिया में एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है हमारे इंडिया में? और अगर मैं बात करूं नारकोंदाम क्या है? नारकोंदाम, नारकोंदाम जो है वो डॉर्मेंट है, सोया हुआ। और हमारे इंडिया में एक्टिव वाला कौन सा है? बैरन। यस, बैरन अंडमान में है, नारकोंदाम भी अंडमान निकोबार में है। तो आंसर नंबर बी। लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट हमारे इंडिया में कौन सी है? सबसे ज्यादा कॉफी, और कॉफी बोर्ड भी वहीं पे ही है, कॉफी बोर्ड बेंगलुरु में है, ठीक है। और प्रोडक्शन भी कर्नाटका करता है, कर्नाटका केरला ये करते हैं, तमिलनाडु वगैरह, मेनली कर्नाटका करता है। और यहां पे हमारे कॉफी शार्स होते हैं जो कि हमारे वो होते हैं प्री मॉनसून शार, मतलब मॉनसून आने से पहले यहां पे बारिश हो जाती है, वो कॉफी शार्स होते हैं, कॉफी की प्रोडक्शन के लिए अच्छे होते हैं, वो कर्नाटका में है, ठीक है। कर्नाटका में बांदीपुर नेशनल पार्क है, कुद्रेमुख नेशनल पार्क देखने को हमें मिलता है। और अरुणाचल प्रदेश में नामदाफ एंड मॉलिंग नेशनल पार्क, ये याद रखने हैं पॉइंट आपको। आंसर नंबर सी। चलिए जी आगे बात करते हैं। तुंगभद्रा सेंचुरी जो है हमें कहां पे है देखने को मिलती है? सोमेश्वरा, श्रावस्ती, तुंगभद्रा, ठीक है। और इसके अलावा दांदेली, कावेरी, ये सब कुछ हमें देखने को मिलता है कर्नाटका में, कर्नाटका में, अगेन कर्नाटका। मध्य प्रदेश एक ऐसा जगह है जहां पे फॉरेस्ट एरिया सबसे ज्यादा है, और अगर परसेंटेज वाइज पूछा तो मिजोरम में। और हमारा फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे है? दैट इज इन द देहरादून, उत्तराखंड में। देहरादून उत्तराखंड में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, सर्वे ऑफ इंडिया के भी हेडक्वार्टर है वहां पे, ठीक है। और उत्तराखंड की तो चलो कैपिटल है ही है, तो ये याद रखना। तो आंसर नंबर सी, कर्नाटका। द सेंट ऑफ ग्यूटर्स किसे कहा जाता है? याद करना है बस आपको ये, ठीक है। तो ये आपके मदर टेरेसा, मदर टेरेसा को बोला जाता है, मदर टेरेसा, बस इतना याद रखना, मदर टेरेसा। इनमें से कौन पार्टिसिपेट कर सकता है लोकसभा में अगर वो मेंबर है आपका राज्यसभा का? फिर भी कौन पार्टिसिपेट कर सकता है लोकसभा की मीटिंग्स में अगर वो राज्यसभा का भी मेंबर है? कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा हु इज एन एक्सपर्ट इन ए फील्ड ना, ऐसा नहीं है कि नॉमिनेटेड मेंबर आके बैठ जाएगा इधर। डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा ये भी नहीं आ सकते। मिनिस्टर हु इज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, यस, मिनिस्टर हु इज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, वो चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो होम मिनिस्टर हो, चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर हो, XYZ कोई भी मिनिस्टर हो, क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री होता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, ये कहां पे बैठते हैं? लोकसभा में, बिकॉज दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। तो इसीलिए ये आपके यहां पे आ सकते हैं। तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। दैट मींस राज्यसभा के जो बंदे हैं ये आपके लोकसभा में आ सकते हैं, बिल्कुल सही ऑप्शन है। लीडर ऑफ द हाउस इन द राज्यसभा, ऐसा नहीं है कि वो लीडर आके बैठेगा, मिनिस्टर जो होगा वो राज्यसभा का, वो इधर आ सकता है। पॉइंट समझ में आया? तो ये ध्यान रखना। और मैंने यहां पे बताया प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल, एक एक मिनिस्टर किसको रिस्पॉन्सिबल है, तो वो है राष्ट्रपति को। क्लियर? प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद में यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कितने लोगों को रखता है? 15% ऑफ द लोकसभा सीट, 15% ऑफ द लोकसभा सीट। और एक कौन सी अमेंडमेंट है? 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003, 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003, ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। आंसर नंबर सी। तो यहां पे क्या है? हाउस ऑफ पीपल में बी टर्मिनेटेड बाय, जो सिटिंग होती है हाउस ऑफ पीपल की, वो टर्मिनेट कैसे हो सकती है, किस तरीके से उसको हम टर्मिनेट कर सकते हैं।
अब यहाँ पे अगर मैं वर्ड यूज करता हूं अर्जर्नमेंट, ठीक है, अर्जर्नमेंट का मतलब क्या है, ये सिटिंग को ही टर्मिनेट करना होता है। जैसे लेट सपोज मैं अभी हम क्लास कर रहे हैं और मैं क्लास के चलते चलते कह दूं चलो 10 मिनट का ब्रेक है, ठीक है, अगर मैं तुम्हें क्लास के चलते चलते यही कह दूं कि भाई 10 मिनट का ब्रेक है, 10 मिनट के बाद स्टार्ट करेंगे, तो वो 10 मिनट का जो ब्रेक आया है वो क्या होता है, अर्जर्नमेंट, ठीक है। और इसको करा किसने है, मैंने किया है, तो मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, तो अगर मैं हाउस की बात करता हूं तो हाउस के सामने कौन बैठा होता है, स्पीकर। पॉइंट समझ में आया। तो अर्जर्नमेंट का मतलब किसी चीज को कुछ टाइम के लिए रोक देना, ठीक है, और इसमें कौन काम करता है, स्पीकर काम करता है। तो ये सिटिंग कुछ टाइम के लिए आपने टर्मिनेट कर दी। प्रोरोगेशन का मतलब क्या होता है, यहां पे सेशन को, जो हमारा पूरा सेशन है उसको टर्मिनेट कर देना, उसको खत्म कर देना, और इस केस में वो कौन करता है, राष्ट्रपति। लेकिन ध्यान रखना यहां पे एक सिटिंग वर्ड लिखा है, ठीक है, यहां पे सेशन को टर्मिनेट करना कहते हैं, तो मतलब सिटिंग सेशन भी हो गया है, और अर्जर्नमेंट मोशन भी आपकी सिटिंग टर्मिनेशन की बात आ गई है। डिसॉल्व की बात करें कि यहां पे अगर जो आपकी रनिंग पार्टी थी, ठीक है, वो मेजोरिटी शो ना कर पाए, मेजोरिटी शो कर ना पाए, यानी कि वो कॉन्फिडेंस शो ना कर पाए, कॉन्फिडेंस शो करने का मतलब मेजोरिटी शो ना कर पाए, और उसके बाद जो है राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हटा देते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं, सदन को डिसॉल्व कर देते हैं, तो ये भी सिटिंग जो है आपकी जो है टर्मिनेशन की बात आती है। तो ये आंसर क्या बनेगा जी, आपका डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ दीज इज द राइट वन, ऑल ऑफ दीज। पॉइंट समझ में आया, समझ में आया, समझ में आ गया आप लोगों को, यस। चलिए जी, What was the नालंदा यूनिवर्सिटी वर्ल्ड फेमस फॉर। नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो किस चीज के लिए फेमस थी, आपको पता है नालंदा यूनिवर्सिटी है कहां पे, बिहार में है, ठीक है, और इसको बनवाया किसने था, इसको बनवाया था कुमारगुप्त वन ने, कुमारगुप्त वन ने, ठीक है, और इसको तोड़ के चला गया था कौन, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी जो है एक सेनापति है, कमांडर इन चीफ है, किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का। ये ध्यान रखना है आप लोगों को, कमांडर इन चीफ कुतुबुद्दीन ऐबक का। और ये किस चीज के लिए जानी जा रही थी, बुद्धिस्ट फिलॉसफी, यानी कि यहाँ पे चीजें बौद्ध धर्म को बढ़ाने के लिए बढ़ाई जा रही थी, और बौद्ध धर्म का जो है अध्ययन यहाँ पे किया जाता था। आंसर नंबर सी। बिहार में एक यूनिवर्सिटी और है जिसे हम क्या कहते हैं, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है, और इसको बनवाया किसने था, धर्मपाल ने। ये धर्मपाल कौन है, धर्मपाल है आपका पाल वंश का राजा, ठीक है। तो ये इस यूनिवर्सिटी को भी तोड़ के कौन गया था, बख्तियार खिलजी तोड़ के गया था इस यूनिवर्सिटी को भी। तो इसका आंसर क्या बनेगा जी, आपका सी ऑप्शन, बुद्धिस्ट फिलॉसफी। चलिए जी आगे बात करते हैं। नागार्जुना सागर डैम जो है वो किस रिवर के ऊपर देखने को हमें मिलता है। नागार्जुना सागर डैम जो है आपको किस रिवर के ऊपर देखने को हमें मिलता है, तो डैट इज सीन ऑन द कृष्णा रिवर, कृष्णा रिवर। और यहां पे आपका श्रीशैलम डैम भी देखने को हमें मिलता है, ठीक है। और कोसी जो है इसे सप्तकोशी के नाम से जानते हैं, नेपाल में सप्तकोशी के नाम से जानते हैं। और कोसी जो है वो सौरा ऑफ बिहार है, बिहार का शोक जिसे हम कहते हैं। चंबल रिवर के ऊपर राणा प्रताप सागर है, डैम है, जवाहर सागर डैम है, ठीक है, और आपका कोटा बैरेज है, तो ये सारे देखने को मिलते हैं। सतलज के ऊपर मैं बात करूं, नाथपा जाखरी और बाखड़ा नंगल, ये सारे डैम देखने को हमें मिलते हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, वन ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, आंसर नंबर वन, आंसर नंबर वन कृष्णा रिवर। और कृष्णा रिवर स्टार्ट कहां से होती है, महाबलेश्वर प्लेटू से, महाराष्ट्र से, महाबलेश्वर प्लेटू महाराष्ट्र से। और ये महाबलेश्वर प्लेटू महाराष्ट्र से स्टार्ट होती है, और ये रिवर जो होती है आपकी आंध्र प्रदेश में क्या बना लेती है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा बनाती है, और उसके बीच में एक लेक निकलती है जिसे हम क्या कहते हैं, कुलेरू लेक कहा जाता है। तो आंसर नंबर ए, कृष्णा रिवर इज द करेक्ट वन, कृष्णा रिवर। यहां पे देखिए नेक्स्ट, अगर वेलोसिटी डबल कर देते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा। देखिए काइनेटिक एनर्जी का पहले तो ऑप्शन देखिए क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh। मोमेंटम क्या होता है, m इंटू वी, ओके। एक्सेलरेशन क्या होता है, g या a, क्लियर। अब अगर वेलोसिटी को डबल कर देते हैं तो मोमेंटम के ऊपर फर्क पड़ेगा, या फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम आपका मतलब चेंज होगा, डबल नहीं होगा।
उसकी हाफ mv स्क्वायर, मतलब वेलोसिटी को डबल किया, वेलोसिटी को डबल करने का मतलब 2v बनाया, 2v का मतलब क्या हुआ 4 बन गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, वो डबल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, यस काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी, या फिर आपकी मोमेंटम, जब मोमेंटम डबल हो जाएगा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसमें, जब मोमेंटम बदल जाएगा आपका, यस मोमेंटम बदल जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो क्या हो जाएगी आपकी 4 टाइम्स हो जाएगी, और मोमेंटम क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, क्योंकि P इज इक्वल टू m इंटू वी, वेलोसिटी डबल करी है तो 2mv बन जाएगा, तो इसका मतलब मोमेंटम डबल हो जाएगा, समझ में आया, यस मोमेंटम डबल हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगी। नेक्स्ट, ये वर्ड जो है मैन ऑफ पीस किसे कहा जाता है, ये किस पर्सन के लिए वर्ड यूज किया जाता है, मैन ऑफ पीस। देखिए यार ये वर्ड जो यूज करते हैं हम लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए वर्ड यूज करते हैं, आंसर नंबर डी। अब महात्मा गांधी मत टिक करना इसमें, महात्मा गांधी जी टिक मत करना, और एक्चुअली आंसर इज लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री जो हैं हमारे दूसरे प्रधानमंत्री थे, और इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा हमें दिया था। महात्मा गांधी जी, ठीक है, ये सर्वोदया कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था हमें, नॉन वायलेंस के लिए बातें करी थी, नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा, जो है हिंसा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और किस चीज के लिए बात करी थी महात्मा गांधी जी ने, नॉन वायलेंस, ठीक है, और सत्याग्रह के ऊपर चलना है, ये सारी बातें इनके द्वारा करी गई हैं। और अशोका द ग्रेट की बात करूं तो यार अशोका ने धमा पॉलिसीज फॉलो करी थी, धमा पॉलिसी, वो धमा पॉलिसी क्या थी, वो शांति के प्रतीक थे, वो धर्म को प्रचार कर रहे थे, वो भी शांति का एक प्रतीक की बात कर सकते हैं, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू जी की अगर मैं बात करता हूं तो इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के बाद कौन सी पुस्तक लिखी है, द ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री लिखी है, ए लेटर टू द डॉटर लिखी है, तो ये सारी पुस्तकें उनके द्वारा लिखी गई हैं, ये याद रखना। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी, आपका डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री जी। चलिए जी आगे बात करते हैं, इनमें से कौन सा जो लॉन्गिट्यूड है आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का लॉन्गिट्यूड है। लॉन्गिट्यूड का मतलब ऐसी लंबी लाइनें होती हैं, 0 डिग्री जो होता है ना वो जीएमटी होता है, ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम जो कि क्रॉस करता है लंदन से, और हम ईस्ट में पढ़ते हैं, हम ईस्ट में पढ़ते हैं, और हमारे इंडिया से जो जाती है वो 82.5 डिग्री से जाती है ईस्ट में, तो इसका मतलब आंसर क्या बनेगा आपका डी ऑप्शन, 82.5 डिग्री ईस्ट में देखने को हमें मिलेगी, आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर डी। अब बात यहां पे ये है कि जब 82.5 से जाती है, ये जो ऐसे जिगजैग मोशन में क्रॉस करके चलती है, ठीक है, यूपी से क्रॉस करती है, एमपी से क्रॉस करती है, छत्तीसगढ़ से करती है, उड़ीसा से करती है, और आंध्र प्रदेश से करती है। तो ये 5 स्टेट हैं, आपकी पता होना चाहिए, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। पहले से एंड में पूछा जा सकता है तुम्हें, भाई ये बताओ क्रम में लगाओ कौन सी स्टेट पहले आती है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, कौन कौन सी स्टेट आती हैं, ऐसे भी पेपर में पूछा जा सकता है तुमसे, ठीक है, ये याद रखना। और मैंने तुम्हें बताया था कि 0 डिग्री से हम कितना दूर है, 82.5 डिग्री ईस्ट में दूर है। 1 डिग्री कितने बराबर होता है, 4 मिनट के बराबर होता है, तो 82.5 डिग्री का मतलब 330 मिनट बन जाएगा, 330 मिनट, 330 मिनट का मतलब 5 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट हम दूर हैं। पॉइंट समझ में आया, ये ध्यान रखना है, क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को जो रिकॉग्निशन मिलती है इंडिया में वो कौन देता है। पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्निशन हमेशा इलेक्शन कमीशन देते हैं, उनको पार्टी चिन्ह देना, ठीक है, प्रॉपर तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाना और बूथ बनाना, ये सारा काम किसका होता है, इलेक्शन कमीशन का होता है। अब इलेक्शन कमीशन का जो आर्टिकल नंबर है वो कितना है, 324। इलेक्शन कमीशन जो है इंडिपेंडेंट बॉडी है, अगर इसको हटाना होता है तो ये राष्ट्रपति, मतलब राष्ट्रपति के कहने से इसको हटाया जाता है, और राष्ट्रपति को रिजाइन देंगे, राष्ट्रपति इनको अपॉइंट करते हैं 6 साल, और 65 ईयर रिटायरमेंट एज इनकी होती है, क्लियर, ये याद रखने वाला पॉइंट है। और स्पीकर ऑफ द लोकसभा की बात करूं, ज्वाइंट सीटिंग जो होती है उसको स्पीकर ऑफ द लोकसभा हैंडल करते हैं, और एक बिल को मनी बिल जब कहते हैं तब स्पीकर के साइन होने जरूरी होते हैं। राष्ट्रपति की बात करें, ये फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है हमारे, पहले नागरिक, आर्टिकल नंबर 52 में इनका वर्णन किया गया है, तो आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन, इलेक्शन कमीशन इज द करेक्ट वन। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन,
लॉटरीज जो सरकार द्वारा ऑर्गेनाइज करी जाती हैं वो किस लिस्ट में आती हैं? एक चीज मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है जैसे होती है ना लॉटरी सिस्टम, जैसे होली की लॉटरी, ठीक है, दिवाली लॉटरी, नए साल की लॉटरी, ऐसे होती है ना। तो ये लॉटरी जो सिस्टम है ना वो पूरे इंडिया में नहीं है, वो कुछ स्टेट्स में है, कुछ स्टेट्स में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो ये किस लिस्ट में आएगा? स्टेट लिस्ट में आएगा। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, स्टेट लिस्ट में। क्लियर? अब बात यहां पे ये आती है कि ये जो तीनों है, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट, ये 7th शेड्यूल में लिखा गया है, 7वीं अनुसूची में, ठीक है, जिसमें हम बात करते हैं डिवीजन ऑफ पावर, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ये वर्ड यूज किया जाता है कि सारी पावर्स डिवाइडेड है। यूनियन लिस्ट में सेंटर कानून बनाता है। ओरिजिनल इसमें 97 सब्जेक्ट थे, अब इसमें 100 सब्जेक्ट हैं। स्टेट लिस्ट में पहले 61 सब्जेक्ट थे, सॉरी 66 सब्जेक्ट थे, अब 61 है। तो कंकरेंट लिस्ट में पहले 47 थे, अब इसमें 52 है। जो 5 सब्जेक्ट यहां से कम हुए ना वो इसमें ऐड हो गए हैं यहां पे आके। कंकरेंट लिस्ट का जो आइडिया हमने लिया था वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया था, ये याद रखना। और मैंने तुम्हें कल भी बताया था कि जो ये 47 से 52 हुए, ये 5 सब्जेक्ट जब हमने ऐड किए वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा ऐड किए गए थे। वो कौन से सब्जेक्ट थे? वेट एंड मेजर्स, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड एनिमल्स, और वेट एंड मेजर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, और कौन सा था? फॉरेस्ट, एजुकेशन। ये 5 सब्जेक्ट थे आपके, ये याद रखने हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं इन तीनों लिस्ट के अलावा किसी भी लिस्ट में उसका वर्णन नहीं है तो हम उसको डाल देते हैं रेजिडुअरी लिस्ट में। रेजिडुअरी लिस्ट वो होती है जब किसी में वर्णन ना किया हो। इस रेजिडुअरी लिस्ट की अगर बात करें, आर्टिकल 248 में इसका वर्णन है, और रेजिडुअरी लिस्ट के ऊपर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि यूनियन गवर्नमेंट कानून आपका बनाती है। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी। चलिए जी आगे बात करते हैं। इस काकोलत वाटरफॉल जो है आपका कौन सी स्टेट्स में देखने को हमको मिलता है? काकोलत वाटरफॉल ये हमें नवादा डिस्ट्रिक्ट बिहार में देखने को हमें मिलता है। आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, नवादा डिस्ट्रिक्ट बिहार में। आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट वन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? एक चीज तो मैं और बताता हूं, एक हमारे इंडिया में सबसे बड़े फॉल है कुंचिकल फॉल। कुंचिकल फॉल ये कहां पे है? वाराही रिवर के ऊपर देखने को मिलते हैं, कर्नाटका में सबसे बड़े हैं ये, ठीक है। और एक आपको पता है धुआंधार फॉल, धुआंधार, ये धुआंधार जिसे हम मार्बल फॉल के नाम से भी जानते हैं, ये आपके कहां पे है? मध्य प्रदेश में, ऑन द रिवर नर्मदा के ऊपर है। एक और याद कर लीजिए, जोग फॉल, ठीक है, जोग फॉल जिसे हम गरसोपा फॉल के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम महात्मा गांधी फॉल के नाम से भी जानते हैं। ये किस रिवर के ऊपर है? श्रावती, श्रावती रिवर के ऊपर देखने को हमें मिलता है, और ये भी कर्नाटका में है। तो ये 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट है जो पेपर में आ जाते हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी? ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बताइए। एलोरा के अंदर जो रॉक कट केव्स हैं आपकी वो कैसी हैं? कैसी हैं यहां पे? रॉक कट केव्स जो हैं यहां पे कैसी हैं? पहली बात तो अगर मैं बात करता हूं, जो आपकी एलोरा केव्स हैं ये कहां पे हैं? महाराष्ट्र में है, सहाद्री रेंज में है। और यहां पे टोटल 34 केव्स देखने को हमें मिलती हैं, जिसमें 17 जो हैं हिंदू धर्म जाने के ब्राह्मणिज्म के साथ हैं, 12 जो हैं वो बुद्धिस्ट धर्म के साथ हैं आपकी, ठीक है, और 5 जो हैं आपकी जैन धर्म के साथ एसोसिएट करती हैं। तो यहां पे आंसर क्या बनेगा जी? आपका डी ऑप्शन, हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर डी। अगला बताइए जी। इनमें से कौन सी ऐसी यूनियन टेरिटरी है जहां पे लोएस्ट पॉपुलेशन देखने को हमें मिलती है? लोएस्ट पॉपुलेशन इंडिया में। अगर मैं स्टेट की बात करता हूं तो स्टेट आपकी जो हाईएस्ट है वो तो है यूपी, लोएस्ट पूछूं तो सिक्किम, स्टेट वाइज, ठीक है। अगर यूनियन टेरिटरी वाइज अगर मैं बात करता हूं तो सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है आपकी वो चंडीगढ़, देन उसके बाद आपकी अंडमान निकोबार इज द लोएस्ट वन। तो आंसर नंबर क्या बनेगा जी आपका? 4th ऑप्शन, अंडमान निकोबार। अरे अरे सॉरी, वर्ड गलत हो गया, मैं बोल गया अंडमान निकोबार, लेकिन दिमाग में लक्षद्वीप चल रहा था। एक्चुअली इट्स लक्षद्वीप, यस लक्षद्वीप।
आंसर नंबर सी, लक्षद्वीप इज द करेक्ट आंसर। ना 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 ना, अरे वो गलती से बोल दिया गया, मेरे से गलती से निकल गया अंडमान, एक्चुअली इट्स ए लक्षद्वीप, ये सही बोल रहे थे आप लोग, ठीक है ना। अरे नहीं भाई नहीं, और उसको गलती से मत करेक्ट कर लेना, दिमाग में मेरे लक्षद्वीप ही चल रहा था, वो टिक गलती से वो हो गया। आंसर नंबर सी, यस। अब यहां पे कुछ क्वेश्चन आपको मैं बताता हूं, जैसे लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप में आपको कोरल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। कोरल्स इंडिया में 4 जगह पे हैं, लक्षद्वीप में है, अंडमान निकोबार में है, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार, यहां पे देखने को हमें मिलते हैं 4 जगह पे। अंडमान निकोबार की बात करूं, अंडमान निकोबार में आपका जो सेपरेट लाइन है वो है 10 डिग्री चैनल है, याद रखना है। अंडमान निकोबार की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, जहां पे आपको देखने को मिलती है सेलुलर जेल, सेलुलर जेल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। पौंडीचेरी की अगर मैं बात करता हूं तो पौंडीचेरी अगर आपको याद हो 1954 में हमने आजाद करवाया था फ्रेंच पॉपुलेशन से, ठीक है। और एक चीज और बता दूं, दिल्ली और पौंडीचेरी ये दोनों हमने 70th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अकॉर्डिंग हमने राष्ट्रपति के इलेक्शन में इनको ऐड करवाया था, समझ में आया? यस। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका सी ऑप्शन, लक्षद्वीप इज द करेक्ट वन। चलिए आगे बात करते हैं। मुगल पीरियड के टाइम पे कौन से लेडीज में उनके अकाउंट के बारे में, उन अकाउंट मतलब उनके टाइम के बारे में इसमें वर्णन किया हुआ है, तो इसमें कौन है वो लेडी? एंड दैट इज द गुलबदन बेगम। आंसर नंबर 1, गुलबदन बेगम कौन है? जिन्होंने हुमायूं नामा लिखा, हुमायूं के ऊपर उन्होंने जीवनी लिखी थी। बाबर की बेटी हुमायूं की सिस्टर है गुलबदन बेगम। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, आंसर नंबर 1, ठीक है। आंसर नंबर 1, जहांआरा जो है ये जो औरंगजेब की बहन है, ठीक है, पता होना चाहिए बस आपको। नूरजहां इज वेरी इंपॉर्टेंट, नूरजहां इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नूरजहां जिसका ओरिजिनल नेम क्या है? मेहरुन्निसा, ठीक है, मेहरुन्निसा। और नूरजहां का टाइटल जहांगीर ने दिया था, इसने अपने आप को पादशाह बेगम का टाइटल दिया था, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन में भी दखल अंदाजी करती थी। और अपने पिता की जहां पे उसका टॉम है वहां पे उसने क्या बनाया था? दैट इज पेत्रादुरा, पेत्रादुरा, पेत्रादुरा मैंने आपको पहले भी बताया था। पेत्रादुरा जो होता है मार्बल वगैरह अच्छा खासा लगा के, जैसे ताजमहल में है, वो पेत्रादुरा का पहली एग्जांपल हमें इत्मादुद्दौला के टॉम पे मिली थी, क्योंकि नूरजहां के पिता का नाम क्या है? इत्मादुद्दौला, तो वहां पे हमें देखने को मिली थी, तो ये याद रखना। तो आंसर नंबर क्या बनेगा जी? ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। पालघाट इज ए डिवीजन, जो पालघाट है वो डिवीजन है किसकी? पालघाट एक्चुअली क्या करता है? तमिलनाडु और केरला के बीच में। पालघाट एक गैप है, रास्ता है जो तमिलनाडु और केरला के बीच में आता है। तो तमिलनाडु में कोयंबटूर वाला पार्ट है, ठीक है, और आपका केरला में पलक्कड़ वाला गैप पलक्कड़ वाली जगह है, पलक्कड़, समझ में आया? कोयंबटूर और पलक्कड़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, समझ में आया आप लोगों को? तो यहां पे ये पालघाट डिवीजन जो है वो किसकी डिवीजन है आपकी? कौन से रेलवेज में आता है? तो ये सदर्न रेलवेज में आता है। आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, सदर्न रेलवेज। क्लियर हो गया? सदर्न रेलवेज के हेडक्वार्टर कहां पे है? चेन्नई में। सदर्न रेलवेज के हेडक्वार्टर चेन्नई में। साउथ ईस्ट की अगर मैं बात करता हूं, इसके हेडक्वार्टर कोलकाता में, ठीक है। और साउथ सेंट्रल रेलवे की बात करता हूं तो ये सिकंदराबाद, सिकंदराबाद, याद रखना है सारे पॉइंट। और साउथ वेस्ट की अगर हम बात करते हैं, हुबली, हुबली कर्नाटका, हुबली कर्नाटका, समझ में आया तुम्हें? तो आंसर इसमें क्या बनने वाला है आपका? ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। और रेलवे जोन कितने हैं टोटल हमारे? 18 रेलवे जोन है, ये याद रखना। पालघाट तुम्हें मैंने बता दिया, पालघाट तमिलनाडु और केरला के बीच में है। ऐसे ही अगर मैं तुम्हें बात करूं थालघाट की, थालघाट, थालघाट जो है वो नासिक और मुंबई के बीच में है, नासिक और मुंबई के बीच में है थालघाट, ठीक है। और अगर बात करी जाए भोरघाट, भोरघाट, ठीक है, भोरघाट की अगर मैं बात करता हूं तो ये मुंबई पुणे को कनेक्ट करता है, मुंबई पुणे, मुंबई पुणे को कनेक्ट करता है ये। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर? तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट वन जी। आंसर नंबर 1 सदर्न रेलवेज। चलिए जी आगे बताइए।
आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें हम बात करते हैं हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, किसी भी पर्सन को डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, ठीक है। पर ये किस में आता है, ये सबको पता है, राइट टू इक्वालिटी में। आंसर नंबर डी, राइट टू इक्वालिटी 14 टू 18 नंबर आर्टिकल में बीच में देखने को मिलता है। कल्चरल और एजुकेशन राइट 29-30 आता है, और अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करें 23-24 आता है, ठीक है। और रिलीजन की बात करें 25-28 आता है, 25 से 28, 25 से 28। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, आंसर नंबर डी। आइए जी अगला क्वेश्चन। जो कपड़े होते हैं सर्दियों में हमें गर्म रखते हैं, ऐसा क्यों होता है? कपड़े हमें गर्मियों सर्दियों में गर्म रखते हैं, ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली बॉडी हीट बना के रखता है, और वो बॉडी हीट बाहर नहीं जाती। वो क्यों नहीं जाती? क्योंकि वो बैड कंडक्टर की तरह काम करती है। अगर वो गुड कंडक्टर होता तो सारी बॉडी से जितनी भी हीट है वो बाहर निकल जाती, सारी की सारी। ये बैड कंडक्टर की तरह काम करता है, इसी के कारण जो है ये आपके अपने आप को गर्म रखते हैं। तो इट प्रिवेंट द हीट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द जो है स्केप, मतलब कपड़े। तो और अगर आपसे पूछा जाए वुलन क्लोथ, अगर मैं यहां पे वुलन क्लोथ की बात कर दूं, भाई गर्मियों सर्दियों में हमें वुलन क्लोथ गर्म रखते हैं, वो उसका रीजन क्या बनाओगे? क्योंकि ये बैड कंडक्टर की तरह काम करते हैं। पॉइंट समझ में आया? ठीक है। अब जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल और देता हूं, जैसे बर्फ होती है, अब गर्मियां चल पड़ी हैं तो बर्फ सारे लोग ठंडा पानी पिएंगे। सड़कों पे बात कर रहा हूं, घरों में तो चलो आपके फ्रीज वगैरह होता है, तो तुम्हें पता है ना कि वो बर्फ की सिल्लियां होती हैं। तो वो क्या करते हैं, आपने देखा होगा, जा तो आपने देखा होगा वो पल्ली में एक कुछ कपड़ा सा डाल देते हैं उसके ऊपर, ताकि वो पिघले ना, बर्फ पिघले ना। या फिर वो क्या करते हैं, या फिर वो करते हैं, लेट्स सपोज की जैसे वो घास, वो नहीं होते जो चारा डालते हैं हम पशुओं को, तो उसमें रख देते हैं। तो उसका रीजन क्या होता है भाई, उसको पल्ली में रख दिया, कपड़े में ढाल के रख दिया कि उसको पिघले ना। और अगेन वो सारी चीजें जो क्या करेंगी, वो भी बैड कंडक्टर की तरह काम करती हैं कि वो बर्फ पिघले ना। अगर वो गुड कंडक्टर होंगी तो भाई सारी चीज जो है बर्फ पिघल जाएगी। तो ये ध्यान रखना है तुम्हें। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी, फोर्थ ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। परमानेंट मैग्नेट जो होते हैं वो किस चीज के बने होते हैं? परमानेंट मैग्नेट जी, परमानेंट मैग्नेट जो होते हैं एल्निको होता है। एल्निको इज द परमानेंट मैग्नेट। एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट, ठीक है। एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट, ये एल्निको जो है परमानेंट मैग्नेट है। लेकिन इसमें भी अगर मैं बात करूं तो मेनली हम कोबाल्ट का इस्तेमाल करते हैं। आंसर नंबर ए। अब कोबाल्ट का मतलब क्या है? देखो लोहा एक आपका आयरन वर्ड है। आयरन जो है वो फेरोमैग्नेटिक में आता है। आयरन जो होता है वो फेरोमैग्नेटिक है। इसका मतलब क्या होता है कि जब हम आयरन के ऊपर करंट दें तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। भाई मैग्नेट पावर जल्दी जल्दी आ जाएगी। जब मैग्नेट पावर आ जाएगी, यहां पे भी अगर इसको दें तो इसको लेट आती है, कोबाल्ट को लेट आती है। अब मैं क्या करूं, मैं थोड़ी देर बाद इलेक्ट्रिक करंट को बंद कर दूं, तो ये क्या करेगा, आयरन जितनी इसने मैग्नेटिज्म अपने पास लिया ना वो फटाफट छोड़ देगा। लेकिन कोबाल्ट क्या करेगा, धीरे धीरे छोड़ेगा। दैट्स वाई कोबाल्ट को हम परमानेंट मैग्नेट के नाम से हम जानते हैं। तो ध्यान रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। और कोबाल्ट आपको याद होगा साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन, जिसे हम कहते हैं विटामिन B12, जिसे मेगालोब्लास्टिक अनीमिया हो जाता है। कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल हम क्या करते हैं, कैंसर में, कैंसर ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्लियर। और कैंसर की स्टडी को हम क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी याद रखनी है चीजें। एल्यूमिनियम की अगर मैं बात करता हूं, एल्यूमिनियम की ओर है बॉक्साइट, कोरंडम, दीज आर द ओर, ठीक है। एल्यूमिनियम अर्थ क्रस्ट में मिलने वाला सबसे ज्यादा जो मेटल है वो आपका एल्यूमिनियम है। और दूसरे नंबर पे कौन सा मिलता है, आयरन मिलता है। ये याद रखना, मेटल की फॉर्म में। अगर वहां पे पेपर में एलिमेंट आया तो एलिमेंट सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, देन सिलिका, देन एल्यूमिनियम, देन आयरन, देन कैल्शियम मिलता है। लेड की बात करता हूं, लेड की ओर कौन सी है, गैलिना, ठीक है। और लेड जो होता है एंड प्रोडक्ट होता है सारे रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस का। लेड का इस्तेमाल हम टेट्राइथाइल लेड यूज करते हैं, जो गाड़ियों में हम एंटी नॉकिंग कंपाउंड का इस्तेमाल करते हैं। गाड़ियों में जो खड़खड़ वगैरह होती है ना, उसको बंद करने के लिए एंटी नॉकिंग कंपाउंड। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी, ए, कोबाल्ट इज द करेक्ट आंसर, कोबाल्ट। चलिए जी आगे बात करते हैं।
फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से किसे जानते हैं? दैट इज कॉल्ड अरिस्टोटल, अरस्तु। आंसर नंबर 1। लेमार्क की अगर मैं बात करूं, ये एवोल्यूशन की थ्योरीज बताई थी इन्होंने, और इन्होंने एक बुक लिखी थी फिलोसॉफिक जूलॉजिक। ये बुक के नाम आ जाते हैं, याद कर लेना, फिलोसॉफिक जूलॉजिक, क्लियर। और डार्विन की बात करूं, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, जिसमें इसने बताया था थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये थियरी के बारे में इन्होंने बताया था। हिपोक्रेट्स की बात करूं, भाई ये फादर हैं मेडिसिन, ये याद रखना। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका? ए ऑप्शन, अरिस्टोटल। नेक्स्ट, स्पाइरल शेप बैक्टीरिया कौन से होते हैं? अगर मैं यहां पे देखो कोकस लिखा हुआ है, कोकस, ये होते हैं सफियर, सफेरिकल, ये होते हैं सफेरिकल, ठीक है। और बैसिलस की अगर मैं बात करता हूं, ये होते हैं रॉड शेप, रॉड बनी होती है, ठीक है। और स्पाइरलम की बात करें, ये होते हैं स्पाइरल, ऐसे। तो इसका मतलब आंसर इसमें क्या बनेगा? फोर्थ ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। आंसर नंबर इसमें 4 बनेगा। और एक होता है विब्रियो, एक होता है विब्रियो, वो होते हैं कोमा शेप, इस तरीके से, क्लियर, ये याद रखना, ये कोमा शेप्ड होते हैं। समझ में आया पे आपको? तो आंसर इसमें बनेगा स्पाइरलम इज द करेक्ट आंसर। ये सारे के सारे मैंने आपको बता दिए। विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स इज नॉट फाउंड इन द ह्यूमन लेग? भाई हमारी बॉडी में, हमारी लेग में कौन सी बोन नहीं मिलती? अगर मैं बात करता हूं, टीबिया ये मिलती है, फिबुला ये भी मिलती है, फीमर, ये हमारी जो थाइज होती हैं वो थाई बोन है ये, और सबसे बड़ी बोन है, थाई बोन है, और सबसे लॉन्गेस्ट बोन है ये, ठीक है। लेकिन जो हमारी ये वाली होती है, ये जो जिसमें आप डॉले वर्ड यूज करते हैं, ये वाली, दैट इज कॉल्ड ह्यूमरस, दिस इज ह्यूमरस, ठीक है। और ह्यूमरस जो है यहां पे अटैच होती है, कहां पे? शोल्डर के साथ। तो शोल्डर के साथ ऐसे अटैच है, और ये गर्डल को हम क्या बोलते हैं? शोल्डर गर्डल, ठीक है, जिसका नाम क्या होता है? पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल गर्डल। ये आंसर है आपका बी ऑप्शन, ठीक है। और ऐसे ही जो फीमर होती है वो हिप बोन के साथ जुड़ी होती है, और उसे हम क्या कहते हैं? पेल्विक गर्डल, पेल्विक गर्डल। समझ में आया? तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी? सेकंड ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सेकंड, ठीक है। सबसे बड़ी बोन तो फीमर है, सबसे छोटी पूछा तो कान में होती है, और सबसे छोटी का कौन है? क्या नाम है? स्टेप्स, सबसे छोटी का। तो आंसर नंबर बी, ह्यूमरस। चलिए जी आगे बात करते हैं। ह्यूमन सलाइवा में कौन सा एंजाइम देखने को मिलता है? 2 एंजाइम होते हैं, एक होता है टाइलिन, ठीक है, टाइलिन को हम और क्या कहते हैं? सलाइवरी अमाइलेज, समझ में आया। और दूसरा होता है माल्टेज। ये दोनों क्या करते हैं? ये शुगर यानी कि कार्बोहाइड्रेट, इनकी डाइजेशन में मदद करते हैं, शुगर और कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन में मदद करते हैं, क्लियर। रेनिन की बात करता हूं, तो रेनिन एंजाइम दूध में होता है, आई मीन हमारे स्टमक में होता है, स्टमक में, ठीक है। स्टमक में कहां पे? गैस्ट्रिक जूस में, गैस्ट्रिक जूस में, क्लियर। स्टमक में गैस्ट्रिक जूस में रेनिन एंजाइम होता है। ये दूध में एक प्रोटीन होती है जिसे हम कहते हैं कैसिनोजन, दूध में प्रोटीन होती है, मिल्क प्रोटीन है आपकी, ठीक है, उसको कन्वर्ट कर देता है ये किसमें? कैसीन में, ये ध्यान रखना है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी? बी ऑप्शन, टाइलिन इज द करेक्ट आंसर, टाइलिन, ओके, ये याद रखना है तुम्हें। तो पहला क्वेश्चन देखिए जी स्क्रीन के ऊपर क्या कहता है? हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर इन द यूनियन लिस्ट? यूनियन लिस्ट के अंदर कितने आपके सब्जेक्ट देखने को हमें मिलते हैं यूनियन लिस्ट के अंदर? देखिए यूनियन लिस्ट का मतलब क्या है कि यहां पे यूनियन मतलब सेंटर जो है आपको कानून बनाएगी, ठीक है। यूनियन लिस्ट का मतलब यह क्या है कि यहां पे सेंटर कानून बनाएगी, ओके। तो यूनियन लिस्ट का मतलब यहां पे क्या है कि सेंटर कानून बनाएगी, यहां पे यूनियन लिस्ट का मतलब सेंटर कानून बनाने वाली है, ठीक है। और हमारे संविधान में जो हमारा 7th शेड्यूल है, 7वीं अनुसूची है, उसमें लिखा गया है लिस्ट के बारे में, जहां पे पावर्स को डिवीजन करी गई है। वो कौन कौन सी? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, और आपकी यहां पे कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची जिसे हम कहते हैं, ठीक है। यूनियन लिस्ट का मतलब यहां पे सेंटर कानून बनाएगी, स्टेट लिस्ट का मतलब स्टेट कानून बनाएगी, और कंकरेंट लिस्ट का मतलब
सेंटर प्लस स्टेट दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। ये कंकरेंट लिस्ट का आइडिया हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया था। अब बात ये है कि यूनियन लिस्ट में नाउ द सब्जेक्ट्स आर 97 ओरिजिनली। पहले ओरिजिनल कितने थे यहाँ पे 97, और अब कितने हो गए हैं यहाँ पे 100 सब्जेक्ट्स हो चुके हैं। यहाँ पे आपके स्टेट के थे 66 पहले और अब हो चुके हैं 61, ठीक है। और कंकरेंट लिस्ट में आपके 47 थे और अब हो चुके हैं 52। क्लियर हो गया तुम्हें, ये याद रखना है। तो आंसर नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा अगर कोई चीज ना तो सेंटर में है, ना स्टेट में है, ना कंकरेंट लिस्ट में है, इसके अलावा कोई भी कानून आता है तो उसे हम डाल देते हैं रेजिडुअरी लिस्ट में। ये रेजिडुअरी लिस्ट के बारे में क्या बात करता है कि रेजिडुअरी लिस्ट में मतलब इन तीनों में कोई कानून नहीं है तो वो रेजिडुअरी लिस्ट में डाल दिया जाएगा। आर्टिकल 248 के दौरान जो है यहां पे सेंटर कानून बनाएगा, यूनियन कानून यहां पे बनाएगी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। और रेजिडुअरी लिस्ट का आइडिया हमने कहां से लिया है, कनाडा के संविधान से हमने इस चीज का आइडिया लिया है। तो ये पॉइंट्स तुम्हें याद रखने हैं हमेशा। समझ में आया? तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी, 4 इज द करेक्ट आंसर। एक चीज याद रखनी है, यहां पे 5 सब्जेक्ट कम हुए और इसमें 5 सब्जेक्ट ऐड हुए, तो ये 5 सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में डाले गए थे। ये 5 सब्जेक्ट कौन कौन से थे? ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा ऐड किए गए थे। वो 5 सब्जेक्ट क्या थे? वेट एंड मेजर्स, ठीक है, फॉरेस्ट, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, वाइल्ड लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। समझ में आया? तो ये 5 सब्जेक्ट ऐड किए गए थे स्टेट से कंकरेंट लिस्ट में, तो ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए जी 100, 61 एंड 52 जो मैंने आपको बता दिया है। चलिए जी आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन के ऊपर क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि महात्मा गांधी जी पहली और आखिरी बार हमारे कौन से सेशन में प्रेसिडेंट थे आईएनसी के? तो वो सेशन था आपका बेलगांव सेशन। आंसर नंबर 1 बेलगांव सेशन। बेलगांव सेशन जो है 1924 का था, कर्नाटका में, ठीक है। यहाँ पे ये जो आपके महात्मा गांधी हैं पहली और आखिरी बार जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट रहे थे। इलाहाबाद की अगर मैं बात करता हूं, अगर आपको याद होगा 1888 का सेशन जो है आपका इलाहाबाद में हुआ था, और यहाँ पे पहले क्रिश्चियन और पहले इंग्लिश जो प्रेसिडेंट थे वो थे जॉर्ज यूल। क्लियर। बॉम्बे वाले की बात करता हूं तो पहला सेशन था हमारा 1885 का। डिसाइडिंग प्लेस वाज पुणे। पुणे में तो नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे कॉलरा फैला हुआ था, हैजा। फिर क्या हुआ, पुणे से हमने पुणे से शिफ्ट करके बॉम्बे में कर दिया। और बॉम्बे में कहां पे हुआ था? गोकुलदास तेजपाल कॉलेज में। गोकुलदास तेजपाल कॉलेज में ये हुई थी मीटिंग। 72 पीपल वर देयर, और इसके प्रेसिडेंट कौन थे? डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। ध्यान रखना है। तो आंसर नंबर क्या बनेगा जी आपका? ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। बेलगांव सेशन इज द राइट वन। बेलगांव सेशन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड जो है हमारा, इसके हेडक्वार्टर कहां पे हैं? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड के हेडक्वार्टर आपके कहां पे हैं? न्यू दिल्ली के अंतर्गत हैं, नई दिल्ली के अंतर्गत। आंसर नंबर 1 हौज खास के आसपास देखने को आपको मिलते हैं। आंसर नंबर 1। हैदराबाद की अगर मैं बात करता हूं, यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन देखने को हमें मिलता है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर हैं। हैदराबाद और सिकंदराबाद ट्विन सिटी कहते हैं। मुंबई जो है फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं, और मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के हेडक्वार्टर, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के हेडक्वार्टर भी देखने को हमें मिलते हैं। अहमदाबाद जो है वो मैनचेस्टर है आपके इंडिया का। मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया कौन सा है? कानपुर। साउथ इंडिया का कौन है? कोयम्बटूर। समझ आया? तो आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। न्यू दिल्ली इज द राइट वन। न्यू दिल्ली। चलिए जी आगे बात करते हैं। यस अगला क्वेश्चन देखिए जी स्क्रीन के ऊपर क्या कहता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिसके अंतर्गत आपको कितने चीज की जो अमाउंट है वो कवर्ड है। देखिए अगर आप परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, अगर आपका अंग पैर या कुछ भी परमानेंट खराब हो जाता है तो उसमें आपको 2 लाख रुपए मिलते हैं। अगर आप पार्शियल डिसेबिलिटी होती है, कुछ थोड़ी सी दिक्कत होती है, मतलब पार्शियल डिसेबल होते हो तो 1 लाख रुपए मिलता है।
तो इसका आंसर क्या बनेगा जी, आपका सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, दैट इज ₹2 लाख इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। और इसमें 18 से 70 वाले जो लोग होते हैं वो एलिजिबल हैं यहाँ पे, 18 to 70 पीपल, 18 to 70 वाले लोग जो है एलिजिबल है। और इसमें मतलब कोई भी पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो है इसमें इन चीजों को ऑफर करती है। तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। नेक्स्ट, इनको क्रोनोलॉजी में लगाइए, आप बताइए जी फटाफट। देखिए जी, स्वदेशी मूवमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो पता है तुम्हें 1905 में हुआ था, बंगाल पार्टीशन के बाद। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने लॉन्च किया था 1 अगस्त 1920 में। इसी दिन जो है बाल गंगाधर तिलक जी की डेथ हो गई थी। रॉलट एक्ट के बाद लॉन्च किया गया था, मास बेस्ड मूवमेंट थी और गांधी जी ने यहां पे बोला था 1 साल में हम आजादी ले लेंगे। ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त 1942 को हुई थी और ये ग्वालियर टैंक से लॉन्च करी गई थी। ग्वालियर टैंक से लॉन्च करी गई थी और अरुणा आसफ अली ने ग्वालियर टैंक पे तिरंगा लहराया था। ग्वालियर टैंक बॉम्बे में है। ठीक है। और इट वॉज ए लीडरलेस मूवमेंट, इट वॉज ए वायलेंट मूवमेंट और एक गांधी जी इसके लीडर नहीं थे। इट वॉज ए लीडरलेस मूवमेंट। ठीक है। अगर वहां पे लीडरलेस ऑप्शन में नहीं आता तो गांधी जी को टिक करना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि गांधी जी ने यहाँ पे स्लोगन दिया था, डू और डाई का स्लोगन दिया था। और एक चीज आपको और याद रखनी है कि यहाँ पे जो है अगर आईएनसी ने लॉन्च पूछा तो 9 अगस्त 1942 को आईएनसी ने लॉन्च करी थी। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की अगर हम बात करते हैं कि इसमें सॉल्ट सत्याग्रह, दांडी मार्च की बात आई थी और ये क्या है, दैट इज द 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल 1930। 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल 1930, 24 दिन का समय, 240 माइल्स का रास्ता। ठीक है। 385 किलोमीटर का रास्ता और गांधी जी के साथ 78 लोग थे, एक गांधी जी थे, टोटल बन गए थे 79 और वहां पे सॉल्ट सत्याग्रह इन्होंने तोड़ा था। ठीक है जी। देखो एक बच्चा यहां पे क्या बोल रहा है, ग्वालियर बोल रहा है। मैं क्या बोल रहा हूं, गवालिया। ग्वालियर नहीं है वो, गवालिया है। ग्वालियर तो मध्य प्रदेश में है, ग्वालियर टैंक है बॉम्बे में, ग्वालिया। ठीक है। ग्वालियर टैंक है, नॉट ग्वालियर, ये ध्यान रखो। ठीक है। तो इसका आंसर देखो जी क्या बनेगा, पहला क्या बनेगा ए, फिर क्या बनेगा बी, फिर डी और सी। ए बी डी सी कहां पे है ये है बी ऑप्शन, ए बी डी सी। आया समझ में। चलिए, टाइम्स ऑफ इंडिया जो पब्लिश किया जाता है वो कौन सी कंपनी द्वारा जो है पब्लिश किया जाता है। 1838 में बॉम्बे में स्टार्ट किया गया था ये, 1838 में बॉम्बे में स्टार्ट किया गया था टाइम्स ऑफ इंडिया। तो ये कौन आपका पब्लिश करता है ये, तो दिस इज वाज पब्लिश्ड बाय द बेनेट कोलेमन एंड कंपनी लिमिटेड। आंसर नंबर 1। तो ये प्रिंटिंग के बारे में है। तो पहला प्रिंटिंग प्रेस जो हमारे भारत देश में लेके आए थे वो कौन लेके आए थे, पोर्तुगीज लेके आए थे, पोर्तुगीज। और पहला न्यूज़पेपर जो छपा था दैट वाज बाय द जेम्स ऑगस्टस हिकी, जेम्स ऑगस्टस हिकी द्वारा छापा गया था एंड दैट वाज अ बंगाल गैजेट, बंगाल गैजेट। ठीक है। 1780 में। समझ में आया तुम्हें। तो दिस इज इंपॉर्टेंट वन, आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट वन। चलिए जी आगे बात करते हैं। प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना जो है ये किसके साथ लिंक करती है, प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना। इसमें जो है LIC जो है इनकी डिटेल्स वगैरह हमें प्रोवाइड करती है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इसको डिटेल्स प्रोवाइड करती है ये। ठीक है। अब इसको जो है वैसे तो मैं आपको बता दूं मार्च 31 2020 तक इसको बंद करने की बात करी गई थी, फिर आगे इन्होंने 3 साल एक्सटेंड और कर दिया, यानी कि अब मार्च 31 2023 तक की इन्होंने बात करी थी। ठीक है। इन्होंने बात करी थी और इसके अंतर्गत जो है आपको अश्योर्ड रिटर्न मिलेगा 8 से 8.3% आपको अश्योर्ड रिटर्न मिलेगा जो भी आप इसमें पैसा लगाते हैं फॉर द 10 ईयर्स। आपको कुछ ना कुछ पैसे आपको भरने पड़ेंगे। ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो व्हाट इज दिस, ये देख लीजिए प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना, 10,000 रुपए की गारंटेड कमाई ये है जी आपकी। ठीक है। और एक चीज देखिए ये कौन इशू कर रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलती है एंड दिस इज द LIC ऑफ इंडिया, दिस इज द LIC ऑफ इंडिया। मतलब आपको अश्योर्ड रिटर्न्स की बात कर रहा है। आंसर नंबर 4। पंजाब की बाउंड्री जो है वो कौन सी स्टेट के साथ नहीं है,
इस तरीके के क्वेश्चन जनरली पेपर में आ जाते हैं, क्योंकि स्टेट बीसीएस का एग्जाम है। जरूरी नहीं है कि अगर आप यूपी की तैयारी कर रहे हो, बिहार की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो स्टेट बीसीएस में, तो आपसे आपकी स्टेट ही पूछी जाएगी। तो वो किसी भी स्टेट को लेके पूछ सकता है कि इंडिया का मैप है ये, तो पंजाब के साथ किसकी बाउंड्री शेयर नहीं होती? पंजाब के साथ जो है उत्तराखंड की बाउंड्री शेयर नहीं होती। आंसर नंबर बी। दिखाता हूं कैसे। पंजाब है यहां पे, हेयर इज द पंजाब। पंजाब में यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, और इधर आपका जो है हरियाणा लगता है, और इधर राजस्थान लगता है। तो ये 4 जगह से जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब उत्तराखंड नहीं है, हरियाणा, राजस्थान और जम्मू कश्मीर लगता है, उत्तराखंड नहीं लगता। उत्तराखंड की कैपिटल इज देहरादून। देहरादून में हमारे किस चीज के हेडक्वार्टर हैं? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के हेडक्वार्टर हैं, और सर्वे ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर हैं, सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है। पेट्रोकेमिकल्स वहां पे बहुत ज्यादा है, पेट्रोकेमिकल्स। चलिए जी, अगला क्वेश्चन बताइए। कई बार स्टेट पीसीएस के एग्जाम में उन्होंने लिखा होता है कम्युनिकेशन साइंस एंड टेक, ये आपके सिलेबस में मेंशन होता है। ठीक है, तो उसमें इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये वाला जिस टाइप का क्वेश्चन है। देखिए जी, यहां पे क्या कह रहा है कि मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए कौन सी जो वर्ड है यहां पे डील नहीं करती। ठीक है, यहां पे क्या है? इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी। तो ये मोबाइल के साथ लिंक करती है, समझ में आया? और आईसीसीडी इंटीग्रेटेड सर्किट कार्ड आइडेंटिफायर, समझ में आया? दिस इज इंपॉर्टेंट वन। इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, ये है आपकी। ठीक है, और उसके बाद है सीवीवी, दैट इज द क्रेडिट कार्ड वेरिफिकेशन नंबर, क्रेडिट कार्ड वेरिफिकेशन नंबर। ठीक है, तो अब यहां पे क्या है कि कौन सी चीज रिलेट नहीं करती मोबाइल कम्युनिकेशन के साथ? तो नंबर 4 सीवीवी लिंक नहीं करता आपका। ठीक है, सीवीवी लिंक नहीं करता। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर डी। चलिए जी, गॉड्स पार्टिकल किसे कहते हैं? गॉड्स पार्टिकल किसे कहते हैं? ये 5th स्टेज है आपकी मैटर की। मैटर की स्टेज कौन सी है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, और 5th स्टेज जो है वो है गॉड्स पार्टिकल। 5th स्टेज मैटर की है, दैट इज द हिग्स बोसोन पार्टिकल, उसे हम कहते हैं। आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, हिग्स बोसोन। क्लियर हो गया तुम्हें जी? नेक्स्ट, ग्रेट सर्कल किसे कहते हैं? ग्रेट सर्कल हम कहते हैं इक्वेटर को, दैट इज 0 डिग्री लैटिट्यूड को। और तुम्हें मैंने बताया था 1 डिग्री लैटिट्यूड, दोनों के बीच में 1 डिग्री का लैटिट्यूड का डिफरेंस होता है, और 1 डिग्री बराबर होता है 111 किलोमीटर के बराबर होता है। तो इक्वेटर इज द करेक्ट आंसर, इक्वेटर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करूं 23.5 डिग्री नॉर्थ में पड़ता है। कैप्रिकॉन की बात करें 23.5 डिग्री साउथ में है। आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ में देखने को हमें मिलता है। तो आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। इक्वेटर के ऊपर जब सन वर्टिकली ऊपर पड़ता है ना, तो सन की जो किरणें हैं ऊपर आती हैं, यहां पे हाई टेम्परेचर होता है, और हाई रेनफॉल भी देखने को हमें मिलता है। टेम्परेचर भी ज्यादा, रेनफॉल भी ज्यादा देखने को हमें मिलता है। आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। सो हियर इज द इक्वेटर 0 डिग्री, दैट इज द ग्रेट सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइंस एक्सप्रेस बायोडाइवर्सिटी स्पेशल इज ए, व्हाट इज दिस? साइंस एक्सप्रेस बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता। तो इसका मतलब ये एक प्रोग्राम था, ये कहां पे लॉन्च किया गया था, और क्या है ये एक साइंस एग्जीबिशन था प्रगति मैदान के अंतर्गत। ये हमने जो स्टार्ट किया था 2012 से 2014 में स्टार्ट किया था, अब ये कंटिन्यूएशन में चल रहा है। ठीक है, तो जिससे साइंस एग्जीबिशन, समझ में आया? साइंस एग्जीबिशन अब ये कंटिन्यूसली चल रहा है। अगर तुमसे पूछा डिपार्टमेंट बताओ, तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसको आगे लेके जा रही है। अगर तुम्हें मिनिस्ट्री पूछा, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री इसमें संबंधित है। तो आंसर नंबर क्या बनेगा जी आपका? 4 इज द करेक्ट आंसर, प्रगति मैदान। महाराजा रणजीत सिंह जी ने यहां पे कौन से एरिया को कॉन्कर नहीं किया था? महाराजा रणजीत सिंह जी के बारे में बात करें, इनको शेर पंजाब के नाम से जानते हैं। सिख इंपायर इंडिया में इन्होंने स्टार्ट किया था।
हरमंदिर साहिब, जिसे आप गोल्डन टेम्पल कहते हैं, अमृतसर में है, पंजाब में। तो अमृतसर के जो वो गुरुद्वारा है वो है हरमंदिर साहिब, हरमंदिर साहिब। फिर उसको गोल्ड चढ़ावाया था, गोल्ड प्लेटेड किया था, वो महाराजा रणजीत सिंह ने किया था, ये याद रखना है। अब क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा एरिया कॉन्कर नहीं किया था इन्होंने, तो इन्होंने ब्यास सतलज टेरिटरी जो है कॉन्कर नहीं करी थी, बाकी मुल्तान, कश्मीर, पेशावर इन्होंने कॉन्कर किया था। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी, आपका ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, आंसर नंबर ए, आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इनमें से 4 कॉर्नर्स पे जो 4 मठ बनाए थे वो किसने बनाए थे, वो आदि शंकराचार्य जी ने बनाए थे, आंसर नंबर 1। ये आदि शंकराचार्य जी जो लिंक करते हैं वो कहां से लिंक करते हैं, आदि शंकराचार्य जी जिन्होंने हिंदुइज्म का रिवाइवलिज्म किया था, रिवाइवल किया था। अदरवाइज उस टाइम पे बुद्ध धर्म जो है वो काफी फैल रहा था, तो इन्होंने इनकारनेशन बोल दिया था कि गौतम बुद्ध जो हैं वो भगवान विष्णु के अवतार हैं, तो इसीलिए सारे लोग फिर हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो गए थे। तो आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। बुद्ध को हम कहें लाइट ऑफ एशिया के नाम से जानते हैं। जो इनके पुराने जन्मों की कहानियां होती हैं उन्हें हम कहते हैं जातक टेल्स, जातक कथाएं, और अगला जन्म जो होगा बुद्ध का उसे हम क्या कहेंगे, द फ्यूचर बुद्धिस्ट मैत्रेय, फ्यूचर बुद्धिस्ट मैत्रेय। क्लियर। विवेकानंद जी का ओरिजिनल नेम क्या है, नरेंद्रनाथ दत्ता है, और इनको विवेकानंद जी का टाइटल मिला था, अजीत सिंह ऑफ खेतरी ने टाइटल दिया था। और विवेकानंद जी ने रामा कृष्णा मिशन स्टार्ट किया था अपने गुरु जी के नाम पे, गदोदर चट्टोपाध्याय, जिनको रामा कृष्णा परमहंस के नाम से भी हम जानते हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी, शंकराचार्य इज द करेक्ट आंसर। और ये 4 मठ कौन से हैं, ये है दैट इज ज्योतिपीठ बद्रीनाथ, ठीक है, द्वारका पीठ जो है द्वारका में गुजरात में, और यहाँ पे गोवर्धन पीठ जगन्नाथपुरी पुरी में, और उसके बाद जो है श्रृंगेरी दैट इज इन द श्रृंगेरी कर्नाटका में। तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर, ये याद रखना है आपको। ये है मठ, समझ में आया, ये 4 मठ हैं। नेक्स्ट, स्वच्छ विद्यालय क्लीन स्कूल कैंपेन जो है यूनियन गवर्नमेंट ने इशू किया था, व्हाट इज दिस, स्वच्छ विद्यालय। स्वच्छ विद्यालय का मतलब ही क्या है भाई, क्लीन इंडिया क्लीन स्कूल, ठीक है, स्कूल को क्लीन करना है, अच्छे से रखना है, हाइजीन मेंटेन करके रखनी है। तो इसका मतलब क्या है, क्लीनिंग द स्कूल प्रेमाइसेस, क्योंकि बच्चे वहां पे हैं और बच्चों को जल्दी इन्फेक्शन होती है, तो स्कूल्स को भी आप अच्छा करेंगे, सही करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है बीमारियां नहीं फैलेंगी। तो ये क्लीन स्कूल, क्लीन विद्यालय जो है, स्वच्छ विद्यालय, स्वच्छ स्कूल जो भी है कैंपेन है, स्कूल प्रेमाइसेस को सेट करने के लिए है। नेक्स्ट, शारदा चिट फंड। शारदा चिट फंड क्या है, चिट फंड का मतलब क्या होता है, जैसे तुम लोगों ने अपने घरों में देखा होगा ना, वो डालते हैं ना क्या कहते हैं, कमेटी, कमेटी वर्ड यूज करते हैं लोकल भाषा में। कमेटी मतलब गांव, जो घर की आसपास की औरतें होती हैं वो क्या करती हैं, एक किट्टी पार्टी टाइप, ठीक है ना, कि वो बना लेते हैं और फिर उसके बाद पैसा पूल करते हैं, फिर वो कहते हैं अच्छा अब किसको चाहिए, उसको चाहिए, ठीक है, फिर अगली बार किसको चाहिए, उसको चाहिए, तो ऐसा कर करके वो बीच में पैसा कमा लेते हैं। तो दैट इज कॉल्ड चिट फंड। तो चिट फंड क्या है, ये किसने स्टार्ट किया, मतलब कहां पे हुआ था शारदा चिट फंड, दैट इज इन द वेस्ट बंगाल। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, वेस्ट बंगाल। समझ में आया, यस, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट, विच कंपनी इज इन्वॉल्व इन बिल्डिंग ए ड्राइवरलेस कार, भाई कौन सी पहली है ये ड्राइवरलेस कार वाली, तो दैट इज मर्सिडीज बेंज, आंसर नंबर 1। चलिए जी आगे बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। विच टाइप ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन हैज कॉज्ड डेक्कन ट्रैप फॉर्मेशन इन इंडिया। डेक्कन ट्रैप फॉर्मेशन जो इंडिया में किसने करी थी, देखिए एक्चुअली क्या है कि अगर आपको याद होगा मैंने तुम्हें बताया था कि ये फिशर होते हैं, फिशर, फिशर का मतलब ऐसे क्रैक पड़ते हैं, क्रैक्स पड़ेंगे तो ऊपर क्या होगा, लावा मैग्मा ऊपर निकल के आएगा, फिर जम जाएगा और एक फ्लड की तरह फॉर्मेशन होगा जिसे हम कहेंगे डेक्कन ट्रैप फॉर्मेशन। दिस इज रिलेटेड विद द फ्लड, दिस इज रिलेटेड विद द फ्लड, ये फ्लड इरप्शंस हैं ये, ठीक है, फ्लड इरप्शंस है, यहाँ पे सिंगल इवेंट्स में नहीं होता, धीरे धीरे जो है इसके ऊपर आता रहता है और एट द एंड जो है जमता रहता है, और फ्लड इरप्शन है ये। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी, बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी। समझ में आ गया, आंसर नंबर बी, फ्लड, पूरा का पूरा ये फ्लड एरिया है डेक्कन ट्रैप। नेक्स्ट, जितने भी रोम की चीजें होती हैं जैसे रीड ओनली मेमोरी, ठीक है ना, ROM, मेरे को पता नहीं है कंप्यूटर का, बट थोड़ा बहुत आइडिया है, ठीक है ना, वो एक्सटेंडेबल एक होती है ना, एक्सटेंडेबल रीड ओनली मेमोरी वगैरह वगैरह ऐसी चीजें होती हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये किस टाइप की ये है, व्हाट इज दिस, फ्रीवेयर, मिडलवेयर, फर्मवेयर, शेयरवेयर, व्हाट इज दिस, सो दिस इज ए फर्मवेयर,
दिस इज ए फर्मवेयर, आंसर नंबर सी। ठीक है, हार्डवेयर जिसको आप छू सकते हो, सॉफ्टवेयर जिसको आप छू नहीं सकते हो, फर्मवेयर जो मेमोरी वाला पार्ट होता है। नेक्स्ट, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये। शीला दीक्षित, ना 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 ना, प्रतिभा पाटिल जी, प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा पाटिल। ठीक है, नेक्स्ट, हु रोट टू लाइफ्स, ये बुक किसने लिखी है, टू लाइफ पुस्तक किसने लिख रही है, तो दैट इज द विक्रम सेठ, विक्रम सेठ, विक्रम सेठ, टू लाइफ्स। साउथ साउथ कॉर्पोरेशन जो है वो लिंक करता है कैसे, साउथ साउथ कॉर्पोरेशन। देखो एक चीज मैं बताता हूं, देखो आज के लेक्चर में मैंने कुछ क्वेश्चन इतने सिंपल डाले हैं ना, तो आपको लगता होगा यार ये आएंगे। मैं देखो तुम्हें ना हर चीज मैं करवा देता होता हूं, जैसे ये टू लाइव्स, ये वो आपके दिमाग में होगा ना यार हमारे क्यों आएगा, हमें क्यों आएगा। ठीक है, ये फर्मवेयर वाला क्वेश्चन क्या है, लगता होता है कि यार ये आएंगे या नहीं आएंगे, पता नहीं कैसे सर ने इतना सिंपल से क्वेश्चन डाल दिए। बट यार देखो एक चीज होती है कि मैं हर चीज आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है ना। वो प्रोवाइड करने का मतलब ये नहीं होता कि मैं सिंपल क्वेश्चन करवा रहा हूँ तुम्हें, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं यार मतलब भूले भटक के फंस गया क्वेश्चन, तो तुम लोग जो है काम कर पाओ, उस चीज को निकाल पाओ, ठीक है ना। सो थोड़ा सा मुझे इसीलिए लगता है कि हाँ चलो यार करवा दो, कोई बात नहीं, सिंपल सही मुश्किल सही जो भी है। तो देखिए जी क्या है, व्हाट इज दिस साउथ साउथ कॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है। साउथ साउथ कॉर्पोरेशन का मतलब ये होता है कि जैसे दो देश होते हैं, एक होता है डेवलप्ड देश और एक होते हैं डेवलपिंग देश। डेवलप्ड देश और डेवलपिंग देश, जैसे लेट्स सपोज जैसे इंडिया है वो डेवलपिंग स्टेज पे है, ठीक है ना, डेवलप्ड कर रहा है तो डेवलपिंग स्टेज पे, तो हम साउथ में आते हैं। और ऐसे ही हमारे जैसे देश वो साउथ में आएंगे, साउथ में आएंगे। साउथ का मतलब ये है कि अगर हम दो देश डेवलपिंग देश हैं और आपस में बात कर रहे हैं, कॉपरेट करके काम चला रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड साउथ साउथ कॉपरेशन। अगर मैं कहूं नॉर्थ साउथ कॉपरेशन, नॉर्थ साउथ का मतलब ये होता है नॉर्थ वाला डेवलप्ड कंट्रीज हैं और साउथ वाली डेवलपिंग है। अगर डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री दोनों में आपस में रिलेशन है तो दैट इज नॉर्थ साउथ कॉम्बिनेशन, दैट इज कॉल्ड नॉर्थ साउथ कॉम्बिनेशन। पॉइंट समझ आया, पॉइंट समझ में आया। तो इसका मतलब क्या है, दैट इज कॉपरेशन अमंग द डेवलपिंग कंट्रीज, आंसर नंबर 1। क्लियर हो गया तुम्हें, कॉपरेशन अमंग द डेवलपिंग कंट्रीज इज कॉल्ड साउथ साउथ कॉपरेशन। इन नॉर्थ साउथ का डेवलप्ड और डेवलपिंग, और नॉर्थ नॉर्थ का डेवलप्ड डेवलप्ड। पॉइंट समझ में आया, गड़बड़ तो नहीं करोगे ये क्वेश्चन। जी नेक्स्ट, राजस्थान का जो फोक डांस है यहां पे कौन सा है, राजस्थान का, राजस्थान का जो फोक डांस है वो है इट्स सुसीनी, आंसर नंबर डी। रौफ कहां का है, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर का। और झोरा और विधि, झोरा और विधि, झोरा जो है उत्तराखंड का है, ठीक है, और विधि जो है आंध्र प्रदेश का। ये फोक डांसेस हैं, आंसर नंबर डी। अदरवाइज राजस्थान में तो गढ़वा भी है आपका, ठीक है, अदरवाइज राजस्थान में गढ़वा भी है। इसके अलावा मैं तुम्हें और चीज बताना चाहूंगा, जैसे 8 क्लासिकल डांस फॉर्म है। कथक कहां पे है हमारा, नॉर्थ इंडिया में, ठीक है, और कथकली, कथकली, मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम, ये दोनों कहां पे हैं, कथकली एंड मोहिनीअट्टम, दैट इज इन द केरला। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी आंध्रा, ठीक है। एक वन मोर इज द भारतनाट्यम, भारतनाट्यम इज इन द तमिलनाडु, और उसके बाद उड़ीसी, उड़ीसा में, और मणिपुर में मणिपुरी, ठीक है, और उड़ीसी, उड़ीसी इज इन द उड़ीसा। तो ये 8 क्लासिकल डांस फॉर्म है, ठीक है, जो याद रखने हैं। इसके अलावा जैसे लावनी पूछ लेते हैं पेपर में, लावनी महाराष्ट्र में है। जक्षगन पेपर में पूछा गया है बहुत बार, जक्षगन जो है वो आपका है कर्नाटका में, ठीक है। बिहू पेपर में बहुत बार पूछा गया है, बिहू है आपका असम में। ये फोक डांसेस है, ये फोक डांसेस है, ठीक है। तो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, सुसीनी इज द राइट वन। ये किस कंट्री को कहते हैं, दैट इज क्वीन ऑफ सीज, समुद्र का क्वीन। ये वर्ड यूज करते हैं फ्रांस के लिए, आंसर नंबर 1 फ्रांस। फ्रांस से मैं आपको चीज बता दूं, हमने संविधान में लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी वर्ड लिया है, ठीक है। इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी ये वर्ड हमने यहां से लिया है। जर्मनी, जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट देखने को हमें मिलते हैं, ब्लैक फॉरेस्ट याद रखना। जर्मनी में जो आपकी जो बर्लिन वॉल थी,
ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी में बर्लिन वॉल थी। इस बर्लिन वॉल को तोड़ा गया था 1989 में और जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया था। जर्मनी का यूनिफिकेशन वैसे किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था, ठीक है। दैट्स व्हाई जो वल्लभ भाई पटेल जी है ना, उनको भी हम क्या कहते हैं? बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहते हैं, क्योंकि इंडिया का यूनिफिकेशन भी वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। और जर्मनी की अगर मैं बात करता हूं, यहां पे हमने संविधान में लिया है फंडामेंटल राइट आपके खत्म हो जाते हैं इमरजेंसी के टाइम पे। ब्रिटेन की बात करते हैं, ब्रिटेन ने दुर्गापुर में वेस्ट बंगाल में हमारी आयरन एंड स्टील प्लांट स्टार्ट किया था सेकंड 5 ईयर प्लान के अंतर्गत। ब्रिटेन से हमने बहुत सारी चीजें ली हैं, रूल ऑफ लॉ, आपका बाइकैमरल लेजिस्लेचर, ठीक है, बाइकैमरल लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, रिट वर्ड, ये सारी चीजें हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से ली हैं, ठीक है। इटली की बात करें, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर इटली में है। तो आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर।